स्टार्ट कर लूं। हमने जेंडर स्टडीज जो है वो उसमें उसकी काफी थ्योरी पढ़ी। फेमिनिज्म, वेव्स ऑफ फेमिनिज्म, फेमिनिज्म इन पाकिस्तान, डिफरेंट किस्म के फेमिनिज्म और वो सारा कुछ। एक और सेक्शन जो आपके पेपर में है, जो आपके सिलेबस में है, दैट इज स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान। और स्टेटस इन ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, और वो देखते हैं आपको कि आपने किस तरह से करना है। देखिए, स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान जो है बेसिकली ज्यादातर आपने स्टेटिस्टिक्स ही याद करनी होती हैं, और कोई ऐसा चुस्ता नहीं होता। बेसिक फैक्ट्स याद करने, वो मैं आपको बताता जाऊंगा, वो आप इजीली जो है कर लेंगे। पहले तो देखें पाकिस्तान ने कौन कौन सी ट्रीटीज साइन की हुई हैं ताकि आप उनको कोट कर सकें पेपर में। सीडॉ सबसे बेसिक बुनियादी जो है ट्रीटी, वो सीडॉ है, कन्वेंशन फॉर द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ये पाकिस्तान ने साइन की हुई है, पाकिस्तान ने रेटिफाई किया है, तो पाकिस्तान को उन कमिटमेंट्स को पूरा करना है। UNCRC है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, पाकिस्तान ने 1990 में किया, क्योंकि औरतों के साथ बच्चों का भी कॉन्सेप्ट जो है वो लिंक है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस है पाकिस्तान में जो काम कर रही हैं, गवर्नमेंट बॉडीज कौन सी हैं? नेशनल कमीशन फॉर द स्टेटस ऑफ वुमेन है। फिर प्राइवेट में आप अपवा डाल दें जो ऑर्गेनाइजेशंस चल रही हैं, और वुमेन एक्शन फोरम है। इस तरह की कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि औरतों के लिए काम। अब हम देखते हैं कि कौन स्टेटस ऑफ वुमेन्स लीगल राइट्स इन पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान में किस किस किस्म के लीगल राइट्स उनको हासिल हैं, क्या लेजिस्लेशन है, ये जरूर नोट कर लें ताकि आप इनको कोट कर सकें। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है 1929 का, यही चलता आ रहा है। इसके अंदर एज जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। और करंट मिनिमम एज फॉर मेल इज 18 और फॉर फीमेल इज 16। और वो पिछले दिनों कोई बिल भी आ रहा था कि इसको 18 किया जाए मिनिमम एज को। तो ये चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है 1929। जी, सेनेटर शेरी रहमान ने वो बिल इंट्रोड्यूस कराया था कि औरतों की भी जो मिनिमम एज है उसको 18 कर दिया जाए। वो अभी जो है पास नहीं हुआ। और कौन से इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है? मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस है 1961, और ये प्रेसिडेंट अयूब साहब के जो है टाइम पे हुआ था, और ये एक इम्पॉर्टेंट लॉ है जिसको रेगुलेट करता है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी लीगल, अभी हम लीगल देख रहे हैं कौन कौन से लॉज इसको लेके चल रहे हैं पाकिस्तान का, ताकि आप इनको अपने आर्गुमेंट्स में यूज कर सकें और एक स्टेटस पता चले ना कि लीगल स्टेटस क्या है पाकिस्तान में औरतों का। कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट किस्म के हमें आर्टिकल्स मिलते हैं औरतों से रिलेटेड, प्लीज ये लिख लें। आर्टिकल 25 है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। आर्टिकल 25A है, कंपल्सरी एजुकेशन फॉर बॉयज एंड गर्ल्स टिल 16। आर्टिकल 35 है, द स्टेट शेल प्रोटेक्ट द मैरिज, द फैमिली, द मदर एंड द चाइल्ड। ये सारा इसमें आ जाता है। आर्टिकल 37 है, प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड एरेडिकेशन ऑफ सोशल इविल्स। तो ये सारे आर्टिकल्स आप इसमें कोट कर सकते हैं कि पाकिस्तान में आइन में कौन से जो हैं वो राइट्स औरतों को दिए गए हैं, ये जरूर आप कोट कीजिएगा। फिर है डाउरी एंड ब्राइडल गिफ्ट्स रिस्ट्रेंट एक्ट 1976, ठीक है। ये क्या है कि डाउरी को जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, ये लेकिन इतना कोई प्रैक्टिकल उस तरह से नहीं है, इसको ना जो है उसका इम्प्लीमेंट किया जाता है, नॉनदलेस एग्जिस्ट जरूर करता है। डाउरी एंड ब्राइडल गिफ्ट्स रिस्ट्रेंट एक्ट 1976 डाउरी को रोकने के लिए। फिर हदूद ऑर्डिनेंसेस हैं। हदूद ऑर्डिनेंसेस 1979 औरतों से रिलेटेड था, और ये इसको काफी रेजिस्टेंस हासिल थी। फिर कानून शहादत है 1984 का। फिर ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट बिल है, ये आपने जरूर इसको समझना और कोट करना है, विमेन प्रोटेक्शन बिल 2006। विमेन प्रोटेक्शन बिल जो है इसमें डिफरेंट किस्म की चीजें उन्होंने ऐड की। अबडक्शन फॉर सेक्स जो है वो डेथ या 25 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट है। अगर आप किसी को खरीदते हैं तो उस पर आपको कैद होगी, सही है। अगर ऐसी कोई आप काम करते हैं, रेप की उन्होंने डेथ या 25 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट, इस किस्म की डिफरेंट किस्म की उन्होंने चीजें जो हैं की हैं। और उसमें ये भी हो कि नो केस टू बी कन्वर्टेड इनटू अ केस ऑफ एडल्ट्री, के इस तरह नहीं हो सकता कि रेप का केस हो उसको एडल्ट्री में कन्वर्ट करते हैं। हदूद ऑर्डिनेंस में ये ऐसे हो जाता था, उसमें ग्लिच था उसकी वजह से। फिर 2010 का ये एक लॉ है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट एट वर्कप्लेस एक्ट। ये भी जरूरी है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ हरासमेंट हैं जो कि औरतों को प्रोटेक्ट करती है ये जो लॉ। अब्यूज ऑफ अथॉरिटी है, क्रिएशन ऑफ हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है,
रिटेलिएशन है कि काम नहीं किया तो उसके बदले कुछ, ये होती हैं इस तरह की चीजें। फिर एसिड क्राइम्स प्रिवेंशन एक्ट है 2010 का, ये लॉज तो आपने याद कर लेने हैं ना ताकि आपने कोट करने हैं। एसिड क्राइम्स प्रिवेंशन एक्ट है जिसमें जो ये तेजाब हैं कि औरतों को जो वो करते हैं उसके खिलाफ है। तो इसमें जो है काफी इसकी सख्ती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक आपको हो सकती है। फिर ये देखें डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2012, इसमें डोमेस्टिक वायलेंस को जो है वो कंट्रोल करने की एक जो है उन्होंने एक्शन किया। फिर ये देखें प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, कि अगर कोई सेक्सुअल एक्सप्लिसिट इमेजरी या इस किस्म की कोई फोटोशॉप करके कुछ करके किसी की शक्ल लगाता है, कुछ उस पर प्रॉपर क्राइम होगा। जो ऑनलाइन किसी को कुछ सेक्सुअली कोर्स या ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा तो वो भी क्राइम होगा। चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्राइम होगी, साइबर स्टॉकिंग जो है वो क्राइम होगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट लॉ, आपको पता होने चाहिए सारे लॉज जो औरतों से रिलेटेड हमारे मुल्क में है, ताकि आप उनको अपने आर्गुमेंट्स में यूज कर सकें। फिर ये एक बात है कि कौन सी लेजिस्लेशंस जो हैं वो फ्यूचर में हमें चाहिए। आप एक आर्गुमेंट दे सकते हैं ना कि अपने सजेशंस में आप उसमें कहें कि जो चाइल्ड मैरिज स्टैंड एक्ट है उसमें 18 एज कर दें मिनिमम। फिर आप एक ये पिछले दिनों आया था एक बिल फोर्स्ड मैरिज एंड कन्वर्जन बिल, कि जो नॉन मुस्लिम लड़कियां होती हैं उनको बाय फोर्स किया जाता है कन्वर्ट और फिर उनसे शादी की जाती है, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, एक प्रॉपर लॉ पास हो। ये जरूरी है, किसकी जरूरत है, फोर्स्ड मैरिज एंड कन्वर्जन बिल, ये जरूरी है, सही है। फिर हम आप कहें कि रिवाइज्ड डाउरी एंड ब्राइडल स्टैंड एक्टों के ये जो जहेज वाली प्रैक्टिस है उसको जो है इलीगल करा दिया जाए, इस तरह से जो आप कर सकते हैं। या उसमें एक सीलिंग जो है डालेंगे, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, कोई डिमांड नहीं कर सकता। इस किस्म की कुछ लेजिस्लेशन आप प्रपोज करें कि मैं इस तरह की लेजिस्लेशन हैं, इस तरह की एग्जिस्ट करती हैं, ये गैप एग्जिस्ट करता है, तो ये जो लेजिस्लेशन हैं हम प्रपोज करें और इनको बनाएं। फिर अगला एरिया है स्टेटस ऑफ विमेन एजुकेशन इन पाकिस्तान। पहले हमने देखा स्टेटस ऑफ लॉ, विमेन इन लॉ, सही है। अब हम देख रहे हैं स्टेटस ऑफ विमेन एजुकेशन इन पाकिस्तान, की औरतों की जो है वो क्या सिचुएशन है एजुकेशन की पाकिस्तान में। देखिए इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो पहले आप कॉन्सेप्ट कर लें कि जेंडर्ड एनालिसिस करें अगर हम एजुकेशन इन पाकिस्तान का, तो वो हमें क्या नजर आता है। जेंडर्ड एनालिसिस एजुकेशन सिस्टम का पाकिस्तान में, इसमें कॉन्सेप्ट आप डिफरेंट यूज कर सकते हैं। जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन है, पब्लिक प्राइवेट डिवाइड है कि लड़कियों को घर में रखो और प्राइवेट स्फेयर में उनको पब्लिक में रखो मर्दों को, तो ये इसकी वजह से लड़कियां स्कूल नहीं जाती। फिर हमें नजर आता है कि एजुकेशन भी जेंडर्ड है और हमें डिवीजन ऑफ लेबर भी उसी पे नजर आती है, सही है। और ये देखें बॉयज आर सेंट फॉर एजुकेशन व्हाइल वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू लर्न थिंग्स टू फुलफिल देयर रिप्रोडक्टिव रोल्स सच एज कुकिंग एंड चाइल्ड रियरिंग। औरतों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इस किस्म की चीजें जो है वो सीखें। तो एजुकेशन भी जेंडर्ड है हमारे यहाँ किसी न किसी हद तक। ये होम इकोनॉमिक्स और इस किस्म की चीजों पे फोकस किया जाता है, लड़कियों को सॉफ्टवेयर सब्जेक्ट्स प्रमोट किए जाते हैं कि आप वो सीख लें, या फेमिनिन सब्जेक्ट जो ये लड़की के लिए अच्छा है जी आप इकोनॉमिक्स कर लो वो कर लो। इस किस्म की एक थिंकिंग आपको अजीब सी एक नजर आती है कि लड़कियां तो इंजीनियर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो ये भी एनालिसिस आप कर सकते हैं एजुकेशन का, जेंडर एनालिसिस। फिर आप ये कर सकते हैं कि पेट्रियार्की और एजुकेशन का एनालिसिस कर सकते हैं कि पाकिस्तान में पेट्रियार्की और जो है औरतों की एजुकेशन में कंट्रीब्यूट करती है ट्राइबलिज्म, एक्सट्रीम रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, ये सारी चीजें औरतों की नेगेटिव जो एजुकेशन उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। चाइल्ड मैरिज का एनालिसिस कर सकते हैं आप एजुकेशन के साथ कि बच्चियों की जल्दी शादी होती है तो उन्होंने पढ़ना कैसे है। और ये देखें 21% ऑफ women आर मैरिड बिफोर द एज ऑफ 18। तो ये क्लियरली नजर आता है कि ये एक उनके राइट की जो है खिलाफ वर्जी है। फिर इसमें हम इंटरसेक्शनल पर्सपेक्टिव भी ले सकते हैं। ये बेसिकली मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये हेडिंग्स आपने ऐसी बनानी है इसी तरह की, इसी ये थ्योरेटिकल एनालिसिस है, ये इसका जार्गन है, ये इसके कॉन्सेप्ट्स हैं जेंडर स्टडीज के, जो कि आपने पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम पे लगाने हैं। ठीक है, जो टिपिकल टर्म्स है ना ये सारी जो नजर आ रही है, इसी तरह आपने एनालिसिस करना है, यही आपको नंबर देगा। फिर आपने जो है इंटरसेक्शनल पर्सपेक्टिव भी दे सकते हैं हमारी एजुकेशन पे, कि पाकिस्तान में जो एजुकेशन है वो सिमिलर नहीं है, डिफरेंट औरतों की डिफरेंट कंडीशंस एंड डिफरेंट नीड्स हैं। आप ये देखें पंजाब में 54% विमेन लिटरेसी रेट है, लेकिन बलूचिस्तान में 24%।
तो हमें एक इंटरसेक्शन पर्सपेक्टिव भी चाहिए कि डिफरेंट रीजन, डिफरेंट एथनिक ग्रुप, डिफरेंट ट्राइबल ट्राइब्स, और वो सब उस औरतों का एक्सपीरियंस फर्क है, तो वो भी आप इंटरसेक्शन पर्सपेक्टिव भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से करें। फिर आप स्ट्रक्चरल इश्यूज की बात कर सकते हैं कि बजट पे जो है वो चीजें पैसे नहीं लगा जाते। लिटरेसी रेट्स देख लें कि थोड़े से स्टैट्स आप याद कर लीजिएगा कि पाकिस्तान का ओवरऑल जो लिटरेसी रेट है वो 58% है। आप स्टेटिस्टिक्स का भी ना एक जेंडर्ड एनालिसिस कर सकते हैं। पाकिस्तान का ओवरऑल लिटरेसी रेट जो है वो 58% है, और 58% में आप ये देखें कि मेल का 70% और फीमेल का 48% है, तो ये 58% भी कुछ सही रिप्रेजेंट नहीं करता सारी चीज को। सॉल्यूशंस क्या है, कैसे हम इस चीज को बेहतर कर सकते हैं? जेंडर मेन स्ट्रीमिंग। जेंडर मेन स्ट्रीमिंग एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और जेंडर मेन स्ट्रीमिंग क्या होता है कि आप औरतों को मेन स्ट्रीम करें, आपकी जो जितनी गवर्नेंस और पब्लिक पॉलिसी मेकिंग है, ये सारे मैकेनिज्म है, उनमें जो है जेंडर एनालिसिस करें और उसको जो है आगे लेके आए। ठीक है, और जेंडर एनालिसिस करें एजुकेशनल पॉलिसीज का, कि पॉलिसीज जो हैं वो औरतों को कैसे टारगेट करती हैं, मर्दों को कैसे करती हैं। ठीक है, ये आप उसको उस तरह से लेके चलें। ठीक है, फिर आप उसमें डेवलपमेंट अप्रोच, विद डेवलपमेंट अप्रोच को यूज कर सकते हैं। ये इस तरह से मैंने इसलिए लिखी हैं क्योंकि ये आखिरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के हिसाब से ये हेडिंग्स बनी हुई हैं। आप समझें इस चीज को कि कोई चीज आपने पढ़ी और उसको जो है आपने बेसिकली अपने क्वेश्चन में यूज कर लिया कि यार ये मुझे पता है कि ये क्या है और फिर मैं उसको यूज करूँ। ठीक है, तो उसमें विद अप्रोच क्या होगी कि औरतों की जो अप्रोच है उसको डेवलपमेंट पॉलिसीज में आप लेके आए बेस्ड ऑन इक्विटी प्रिंसिपल हो कि औरतों को भी वही चीज मिले, मर्दों को भी वही चीज मिले एजुकेशन की फॉर्म में। फिर है सोशो कल्चरल चेंज, कि आप अपने माशरे में सोशो कल्चरल चेंज लाएं, ट्राइबलिज्म, पेट्रियार्की, इन चीजों को खत्म करें। फिर आप कह सकते हैं वही टिपिकल जो है कि बजट्स वगैरह को इंक्रीज करें और लड़कियों का कोटा दें, और इस तरह की कई चीजें सॉल्यूशंस में ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, कोई सॉल्यूशन बताना चाहे और क्या हो सकता है एजुकेशन में? औरतों के स्पेसिफिक, ओवरऑल तो हमें पता ही है एजुकेशन के। प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट, मोर स्कॉलरशिप्स, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, स्टाइपेंड्स, हाँ ये सारा हो सकता है। फूड इंसेंटिव बेस्ड लर्निंग टू फाइट मेल न्यूट्रिशन, हाँ ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने दिया है, जरूर ऐड करें। और वुमेन हेल्थ एजुकेशन, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है, तो आपने इस तरह जो है उसमें सॉल्यूशंस दे देने हैं। फिर है स्टेटस ऑफ वुमेन्स हेल्थ इन पाकिस्तान। हेल्थ भी एक बहुत बड़ा मसला है जो औरतों को फेस करना पड़ता है, और इसमें भी आप कंसेप्चुअल भी उसका एनालिसिस कर सकते हैं कि औरतों के रिप्रोडक्टिव रोल हैं पाकिस्तान में। विमेन प्राइमरीली प्ले देयर रिप्रोडक्टिव रोल्स इन पाकिस्तान, ज्यादातर औरतों के जो है रिप्रोडक्टिव रोल है, उसमें भी देखें उनकी हेल्थ का कोई ख्याल नहीं रखना चाहता। एक तो ये बुनियादी बात गलत है, इससे वो ये रोल प्ले करती हैं रिप्रोडक्टिव। दूसरी चीज ये है कि उसमें भी जो है वो उनकी हेल्थ का ख्याल नहीं रखा जाता। फिर इसका आप इस तरह एनालिसिस कर सकते हैं कि क्योंकि पेट्रियार्की का सिस्टम है, तो उसमें औरतों के जो मसाइल हैं हेल्थ के उनको इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता। ठीक है, इलीगल अबॉर्शन कॉजेज थाउजेंड्स ऑफ डेथ्स इन पाकिस्तान ड्यू टू स्टिग्मा, ये भी है। तो आप इसको इस तरह भी एक जेंडर्ड एनालिसिस उसका भी कर सकते हैं ओवरऑल सिस्टम का वुमेन्स हेल्थ के साथ, और आपने ऐसी एनालिसिस करने हैं तभी आपके नंबर आएंगे। फिर चाइल्ड मैरिज इन वुमेन्स हेल्थ। चाइल्ड मैरिज इन वुमेन्स हेल्थ क्या है? छोटी बच्चियों की जब शादियां होती हैं उससे बहुत खतरनाक होता है, और मैनी डाई ड्यू टू अर्ली प्रेगनेंसीज, क्योंकि उनकी अभी कंडीशन भी उस तरह नहीं होती। तो ये भी एक बहुत मसला है, चाइल्ड मैरिज और हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ उनकी उससे बहुत डैमेज होती है। तो इसमें फिर आप इंटरसेक्शनल पर्सपेक्टिव भी अप्लाई कर सकते हैं कि वुमेन्स हेल्थ जो है वो भी स्टैंडर्डाइज नहीं है पाकिस्तान में। डिफरेंट सूबों की डिफरेंट औरतों को डिफरेंट फैसिलिटीज हासिल हैं, और आप ये देखें कि बलूचिस्तान हैज द लोएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ वुमेन हेल्थ फैसिलिटीज अलोंग विद फाटा।
ये बहुत बड़ा मसला है, ठीक है? और ये भी एक मसला है कि पाकिस्तान में हेल्थ फैसिलिटीज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं। स्ट्रक्चरल इश्यूज क्या है पाकिस्तान की विमेंस हेल्थ को जो फेस करने पड़ते हैं? सिर्फ 2% बजट है जो कि हेल्थ पे लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मेडिकल स्टाफ नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है लड़कियों के लिए। काफी सारे मसले हैं, स्ट्रक्चरल इश्यूज आप कह सकते हैं कि हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है, कैंसर्स है औरतों में, एनीमा है, और लड़कियों में बहुत सारे इस तरह के जो है मसले हैं। फिर आप ये देखें औरतों की जो है 30% डिलीवरी WHO के तहत घर में होती है, होम बेस्ड डिलीवरीज होती हैं, तो वो बहुत खतरनाक होता है क्योंकि ना वो इक्विपमेंट होता है ना कुछ होता है, ठीक है? अराउंड 30,000 यंग वुमेन डाई एवरी ईयर इन प्रेगनेंसी ड्यू टू पुअर हेल्थ केयर। और ये एक बड़ा खतरनाक सा स्टेटिस्टिक है, ये मैंने भी अपना टाइम पे याद किया था। एवरी आवर 3 women डाई इन पाकिस्तान ड्यू टू प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। हर घंटे में 3 औरतें जो हैं वो फौत होती हैं ड्यू टू प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। हर घंटे, मतलब ये इमेजिन करें कि अभी 1 घंटा क्लास होगा तो 3 औरतें जो है वो मरेंगी। तो बहुत खौफनाक किस्म की सूरत हाल है हेल्थ को लेके, ये आप जरूर जो है वो ऐड करें। फिर इसमें आप जेंडर बेस्ड वायलेंस को भी साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि जेंडर बेस्ड वायलेंस और वुमेन्स हेल्थ का क्या लिंक है। एसिड विक्टिम्स हैं, उनको फेशियल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरीज चाहिए होती हैं, जैसे कि शर्मीन उबैद जिस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। और औरतों की मेंटल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो ये दोनों चीजें आपने उसमें ऐड करनी है, जेंडर बेस्ड वायलेंस, मेंटल हेल्थ, और इस किस्म की चीजें जो हैं वो उन पे भी फोकस होना है। सोल्यूशन क्या है? वही आप कहें कि जेंडर मेन स्ट्रीमिंग हो ताकि जेंडर सेंसिटिव हेल्थ पॉलिसीज बने, और इसमें फिर विद डेवलपमेंट अप्रोच डालने के प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी हो, औरतों को एडिक्वेट फैसिलिटीज जो हैं वो मिले हेल्थ की। सेक्स एजुकेशन और फैमिली प्लानिंग ये बहुत जरूरी है कि वो भी औरतों को मिले। कॉन्ट्रासेप्टिव्स और ये चीजें जो हैं अवेलेबल नहीं होती, तो वो भी औरतों को बेसिकली ये उनको समझाया जाए, उनको अवेयरनेस दी जाए। और क्या हो सकता है, कोई बताएं विमेन्स हेल्थ में इम्प्रूवमेंट, सॉल्यूशन? पीरियोडिक चेकअप्स, और फोकस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर। जी बिल्कुल ठीक है, फोकस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर। फ्री मेडिसिन टू प्रेग्नेंट women, बिल्कुल सही है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स, पब्लिक प्राइवेट हेल्थ रिलेटेड पार्टनरशिप्स, इंप्रूविंग BHUs, incentives for female health workers in rural areas, mental health, न्यूट्रिशन इंटरवेंशन प्रोग्राम्स, बिल्कुल सही है। अब आगे चलते हैं, और हेल्थ हमने देख लिया, बहुत से मसाइल है और उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं स्टेटस ऑफ वुमेन एम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान। इसमें फिर आप थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्ट्स को भी यूज करके करें, जरूर आपने हेडिंग्स बनानी है इस किस्म की। ये मैंने इसीलिए बना के रखी हुई थी कि इस किस्म की हेडिंग्स ही नंबर देती हैं, जिसमें आप प्योर जेंडर स्टडीज के कॉन्सेप्ट को यूज करें उस चीज के साथ कनेक्ट करने के लिए। इसमें फिर आप ये बात करें, जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन है एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में भी, पब्लिक प्राइवेट डिवाइड है पाकिस्तान में, सही है, कि औरतों की क्या एम्प्लॉयमेंट है, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं। औरतों का रोल क्या है कि वो घर पे बैठे बच्चे पैदा करें, घर के काम करें, सही है। तो ये पब्लिक प्राइवेट डिवाइड हमें नजर आता है, इसको जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन कहेंगे। ये टर्म्स ऐसी ही यूज करनी है आपने, जार्गन। फिर जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर है पाकिस्तान में। जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर क्या है कि जेंडर पे बेस करके डिफरेंट काम जो मिलते हैं एम्प्लॉयमेंट में, औरतों को नर्स बन जाए, टीचर्स बन जाएं, ठीक है, और एजुकेशन में आ जाएं, और इस किस्म के। और फिर बड़े आप कह सकते हैं सेक्सिस्ट किस्म की जॉब्स भी जो हैं वो औरतों को दी जाती हैं, कि आप जो हैं वो बन जाएं, क्या कहते हैं, रिसेप्शनिस्ट बन जाएं, या लड़कियों को जो है अशर्स बनाया जाता है कि आपने इस इवेंट में जो है इस तरह के कपड़े पहन के ये करना है। ये सेक्सिस्ट किस्म की जॉब्स हैं जो कि लड़की को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिफिकेशन इस तरह की आपको नजर आती है। जॉब मिलती भी है तो बड़ी ऑब्जेक्टिफिकेशन वाली जॉब होती है कि या ये लड़की की सूट करती है जॉब, उसके अंदर में पेट्रियार्की जो है वो रिफ्लेक्ट होती नजर आती है। Then there's focus on reproductive roles instead of productive roles in Pakistan. पेट्रियार्की और एम्प्लॉयमेंट का भी आप लिंक कर सकते हैं। पेट्रियार्की क्या चीज होती है कि मेल डोमिनेटेड सिस्टम। तो मेल डोमिनेटेड सिस्टम में पेट्रियार्की सप्रेसेस ऑल फॉर्म्स ऑफ विमेन एम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान। तो ये हम थ्योरेटिकल एनालिसिस ही कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट का, इसलिए ये आपने भी करना है। वर्क प्लेस हरासमेंट की आप एक हेडिंग भी दे सकते हैं, प्रॉब्लम है।
वर्क प्लेस हरासमेंट क्या है कि औरतों को जो है हरास किया जाता है, अगर वो सेक्सुअल फेवर्स ना दें या अगर उसकी माइल्ड फॉर्म है तो उनको वैसे हरास किया जाएगा। उसके लिए जो है वर्क प्लेस हरासमेंट एक्ट आया 2010 में, तो ये औरतों को ये भी फेस करना पड़ता है। एक तो जॉब मिलती नहीं, पेट्रियार्की उनको जॉब नहीं करने देती। दूसरी चीज जॉब मिलती है वो सेक्सिस्ट किस्म की जॉब होगी, वो मिल जाएगी तो उसके बाद फिर वर्क प्लेस हरासमेंट होगी। तो बड़े लेवल्स पे जो है वो है। देन रोल कॉन्ग्रुइटी एंड ग्लास सीलिंग्स। रोल कॉन्ग्रुइटी क्या होती है कि एक रोल जिसमें आपको परसीव किया जाए कि यार ये जो मार्केटिंग हेड है वो तो औरत नहीं हो सकती ना, ब्रांड मैनेजर तो नहीं हो सकती, या बैंक मैनेजर तो नहीं हो सकती, क्योंकि लड़कियां तो ये नहीं होती। ये होती है रोल कॉन्ग्रुइटी थ्योरी, होती है कि आप किस रोल में जो है आपको लोग देखना चाहते हैं, और जब आप उसमें नहीं आते तो लोग पसंद नहीं करते। इसलिए क्लास सीलिंग्स एग्जिस्ट करती हैं। क्लास सीलिंग क्या होती है कि आप फर्ज करें कि ये जिस तरह ब्लू लाइन है, एक ट्रांसपेरेंट जो है सीलिंग एग्जिस्ट करती है कि एक औरत जो है वो जब कैरियर ग्रोथ में ऊपर जाती है तो एक पॉइंट से आगे जो है वो नहीं जा सकती, क्योंकि ये सीलिंग एग्जिस्ट कर रही है जो कि नजर नहीं आ रही है लेकिन वो कर रही है, क्योंकि उससे ऊपर जो है लड़की की एक्सेस ही नहीं होगी। कितने हमारे यहाँ प्रेसिडेंट बन सकती हैं, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, एक हद से आगे वो जाएगा ही नहीं, सिस्टम उसको अलाउ ही नहीं करेगा कि वो उस तक जाए। तो ये ग्लास सीलिंग का कॉन्सेप्ट है, और ये नेचुरली लड़कियों को जो है एक सर्टेन पोजीशन से ऊपर जाने नहीं देता। तो इस तरह क्या आपने करना है, इसमें आप डिफरेंट सॉल्यूशंस दे सकते हैं। औरतों को जो है वर्क प्लेस हरासमेंट हो, औरतों को बाहर निकलने दिया जाए, काम करने दिया जाए। और हम इसमें रीसेंट डेवलपमेंट्स वगैरह भी देख सकते हैं। औरत मार्च वगैरह ने हरासमेंट पे बहुत काम किया, ठीक है, खास तौर पे वर्क प्लेस हरासमेंट और इस किस्म की चीजों पे। सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, लॉज ऐसे पास करें जो औरतों को प्रोटेक्ट करें। कोई हमें ऐसा लॉ भी पास करना चाहिए कि नो डिस्क्रिमिनेशन इन जॉब्स, नो डिस्क्रिमिनेशन इन जॉब ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। औरतें कोई भी जो है वो जॉब ले सकती हैं, वो प्रॉपर लॉ हो ताकि लड़कियां उस पर चैलेंज करें। अगर किसी को काम नहीं दिया गया तो उसको कोर्ट में रिट करे। फिर मेरा ख्याल है इसमें एक और चीज ऐड होनी चाहिए, ये प्लीज लिखते जाएं, मेरे जहन में भी पॉइंट जो आ रहे हैं। लड़कियां जो हैं उनको बेसिकली मेटर्निटी लीव्स होनी चाहिए, प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से मेटर्निटी लीव्स होनी चाहिए साल की, जैसे स्वीडन वगैरह में होता है 8-9 महीने में पेड मेटर्निटी लीव्स होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, और जो है वो होना चाहिए प्ले एरियाज बच्चों के, जो जॉब्स वगैरह में जब वो जाएं तो फिर ये ना हो। आधे से ज्यादा जो है पाकिस्तान में लड़कियों की जॉब इसलिए छूट जाती हैं कि उन्होंने बच्चा पालना होता है। तो भाई कोई ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए हर जगह पे, हर इंस्टीट्यूशन में, कि औरत वहां पे अपना बच्चा लेके जाए, वहां करीब ही जो है वो उसको वो मॉनिटर कर सके। एक्चुअली ऐसे होता है, मैंने मतलब हमने देखा हुआ है, इस तरह होती है जगह पाकिस्तान में होती हैं बड़ी जो एक दो फर्म है कि वहां पे पूरा एक एरिया होगा, मतलब जो बड़े होते हैं वो ये करती हैं, वहां पे बच्चे ले आएंगे औरतें, और वो सारा दिन बच्चे उधर ही जो हैं वो उनको देख रहे होंगे। वो दूर से आके थोड़ी थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं, साहब जॉब भी करेंगे ताकि बच्चे पैदा होने की वजह से उनकी जॉब ना खत्म हो जाए। ये चीज भी बड़ी जरूरी है कि आप डे केयर बनाएं, लेकिन हाँ डे केयर इसका टर्म है, डे केयर बनाएं लेकिन वो उधर हर उसमें हो, ठीक है ना। आप बाइंड कर दें कि हर कंपनी जो है वो डे केयर भी देगी ताकि लड़कियां आगे काम कर सकें। आजकल अब प्रोसेस है कि लड़कियां अगर या तो बच्चे पाल लें या लड़कियां जो है वो जाके जॉब कर लें। तो ये आप इन चीजों पे भी काम करें जो स्ट्रक्चरल उनको प्रॉब्लम्स हैं। बच्चा वैसे ही माँ से ज्यादा अटैच होता है, तो इस तरह के आपको हल जो है निकालने चाहिए। जी, कुछ समझ आया आप लोगों को, कोई इसमें सॉल्यूशंस दें, औरतों के लिए कैसे एम्प्लॉयमेंट बेहतर कर सकते हैं पाकिस्तान में। कोटाज दें गवर्नमेंट सिस्टम, ये भी लिखें प्लीज, एफर्मेटिव एक्शन जिसे कहते हैं, कोटाज दें गवर्नमेंट जॉब में। और क्या करें, एड्रेस पे गैप्स, वेरी गुड पॉइंट, ये जरूर लिखें, आयशा ने जो पॉइंट दिया, पे गैप्स को एड्रेस करें। और क्या है, सोचें सोचें कोई सोशलाइजेशन, उससे क्या होगा। सोशलाइजेशन से क्या होगा मुबारक, मतलब क्या सोल्यूशन है कि लड़कियों को एम्प्लॉयमेंट बेहतर जो है वो हम दे रहे हैं। सेपरेट सेक्शंस फॉर विमेन टू अवॉइड हरासमेंट, सेपरेट सेक्शंस, ठीक है, विमेन इन डिसीजन मेकिंग, एजुकेट विमेन एंड मेन रिगार्डिंग वर्क प्लेस हरासमेंट। यस, औरतों को एजुकेट करें, उनको पता हो हरासमेंट होती क्या चीज है। आधे से ज्यादा क्या होता है
कि हरासमेंट अनअटेंडेड चली जाती है, क्योंकि लड़कियां एम्बेरस फील करती हैं, वो उस चीज को एड्रेस नहीं कर पाती कि यार मैं बोलूंगी तो एक सीन बन जाएगा, होता है ना इस तरह से, कि वो उल्टा उन्हीं पे आ जाएगा कि उनका कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो जाएगी। फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स ये हो सकता है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एंटी हरासमेंट सेल्स, वेरी गुड पॉइंट। स्ट्रिक्ट लॉज एंड पनिशमेंट ऑफ हरासमेंट, बिल्कुल। अभी आपने देखा है कि पेम्बरा के डीजी को सस्पेंड किया है, ये आपने देखी केस स्टडी कुछ दिन पहले की, नजर से गुजरी है आपकी, हरासमेंट पे ही हुई है। वो केस स्टडी लिखें, अपने पास नोट कर लें। यूनियंस फॉर वर्किंग वुमेन स्पेशली डोमेस्टिक वर्कर्स, ये बड़ा अच्छा आइडिया है वैसे। ये लिख लें प्लीज, यूनियंस होनी चाहिए इनकी, औरतों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ग्लास सीलिंग में हम लेट्स सी जज, हाँ दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। ग्लास सीलिंग एक ऐसी चीज होती है, लेकिन वो होनी रीजनेबल चाहिए, कि ये ना उनका कोई और लीगल मसला हो। मुझे उनके केस का नहीं पता है जिनका आप बता रहे हैं। ग्लास सीलिंग होती है कि बस वो ऑटो पे एग्जिस्ट करती है, कि वो लड़कियों ऊपर जा ही नहीं पाएंगी, मतलब वो उनको नहीं, ऑटो सिस्टम ही अलाउ नहीं करता कि वो ऊपर जा सकते हैं, समझ रहे हैं, कॉन्शियस या अनकॉन्शियसली। मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से लड़कियां ऊपर नहीं जा सकती। प्रोविजन ऑफ हेल्थ स्टैंडर्ड्स, और कोई चीजें क्या हो सकती हैं? डॉक्यूमेंट अनपेड लेबर दैट वुमेन डू सो देयर कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमी इज रिकॉग्नाइज्ड, वेरी गुड पॉइंट, बड़ा अच्छा पॉइंट है ये तो। जी ये टॉपिक हो गया, देख लें स्लाइड्स। प्रोवाइड सेफ ट्रांसपोर्टेशन, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, सेफ ट्रांसपोर्टेशन। उसकी वजह ये है कि लड़कियां जो जॉब्स पे जाती हैं, उनको आधे से ज्यादा टाइम ये मसला होता है कि बस में जाएंगे, बसेस में इतनी हरासमेंट होती है, सही है, ये एक्चुअल हकीकत है बसेस में। और जो है पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसमें इतनी हरासमेंट होती है, तो वो पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है, जो सेक्शन है सिलेबस का, दैट इज जेंडर एंड गवर्नेंस। और जेंडर एंड गवर्नेंस का मकसद ये है कि आपने गवर्नेंस के साथ जो है वो जेंडर को लिंक करके एक उसका एनालिसिस कर लेना है, कि जेंडर के साथ कि गवर्नेंस को अगर आप उसका जेंडर एनालिसिस करें तो वो कैसे होगा। सही है, इसमें आपने वही उसी तरह उसका एनालिसिस करना है, पाकिस्तान के एंड से कर लें या वैसे कर लें। गवर्नेंस क्या चीज होती है, कि कोई भी आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जिससे जो है डिसीजन मेकिंग हो रही है पूरी। गवर्नेंस हैज बीन डिफाइंड एज द रूल्स ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन actors and adopt decisions. It is also been used to describe the proper functioning of institutions and the acceptance by the public. ठीक है, अब जेंडर एनालिसिस ऑफ गवर्नेंस कहते हैं कि गवर्नेंस आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन का निजाम है, जो आपकी हुकूमत है, उसका अगर जेंडर एनालिसिस करें तो वो कैसे होगा। सबसे पहले आप उसमें ये करें, ये भी गवर्नेंस का एनालिसिस होगा, जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन और पब्लिक प्राइवेट डिवाइड। कैसे? जब औरतों को पब्लिक नहीं होने दिया जाएगा, वो प्राइवेट स्फेयर में रहेंगी और ये स्ट्रैटिफिकेशन रहेगी, तो औरतें गवर्नेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। तो ये एक मसला जो है वो रहेगा। अगर जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन होगी, पब्लिक प्राइवेट डिवाइड होगा, औरतें गवर्नेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। यहाँ पे आप रेफर कर दीजिएगा कल्ट ऑफ डोमेस्टिसिटी के कॉन्सेप्ट को, कि ये जो कल्ट बनाया हुआ है कि औरतें जो हैं वो तो डोमेस्टिक होती हैं, घरेलू होती हैं, ये आइडिया को चैलेंज किया जाए ताकि वो गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करें। फिर जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर की भी बात करें, ये सारे वही कॉन्सेप्ट दोबारा यूज हो जाएंगे ना, डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन कौन सा आ रहा है, वही कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं। जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर क्या है कि माशरे में जो गवर्नेंस पावर से रिलेटेड चीजें हैं, वो सारी मर्दों के हाथ में, और औरतों का है कि आप घर में बैठे हैं, बच्चे पैदा करें और खाना पकाएं। तो ये जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर है कि डिफरेंट लेबर वो भी कर रही हैं, लेकिन वो अनपेड लेबर है और वो गवर्नेंस में पार्टिसिपेट नहीं करती। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है जेंडर ब्लाइंड गवर्नेंस। जेंडर ब्लाइंड गवर्नेंस का क्या कॉन्सेप्ट है, कि आपकी जो गवर्नेंस है वो जेंडर ब्लाइंड है। सही है ना, जेंडर ब्लाइंड है कि आपके डिफरेंट किस्म के जो पॉलिसीज होती हैं, इदारे होते हैं, वो डिस्क्रिमिनेट करती हैं, और वो बेसिकली आप कह लें कि उसका जेंडर एनालिसिस होना चाहिए। सही है, जब आप पॉलिसी बनाएं, उसका जेंडर एनालिसिस, ये एक्चुअली है चीज, ये मैं को अपने से नहीं बना रहा, जेंडर एनालिसिस होता है
जेंडर एनालिसिस पॉलिसी का, कि आपका अगर एक कोई पॉलिसी बनी है, फर्स्ट करें ये एक पॉलिसी है कि हमने इतने पैसे लगाए हैं और बलूचिस्तान में इतने स्कूल्स बनेंगे, 10 स्कूल्स बनेंगे एक इलाके में। उस पॉलिसी, उस पैसे को जो आप इनपुट कर रहे हैं उसका जेंडर एनालिसिस भी होगा। जेंडर एनालिसिस ये होगा कि हम 10 स्कूल जो बना रहे हैं उसमें कितने, हमने कहा 1000 बच्चे आएंगे इसमें, उसका जेंडर एनालिसिस हर पॉलिसी का, हर उसका हर स्टेज पे होना चाहिए, ताकि पता चले 1000 में से बच्चियां कितनी होंगी। हर चीज का जेंडर एनालिसिस बहुत जरूरी होता है, ताकि आप जेंडर ब्लाइंड गवर्नेंस ना हो, वो जेंडर सेंसिटिव जो है आपकी पॉलिसीज हो। ठीक है, जेंडर सेंसिटिव यही टर्म होती है, जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज हो, जेंडर सेंसिटिव आपके इदारे हों, ताकि आपके गवर्नेंस में वो पार्टिसिपेट कर सकें। फिर औरतों का आप डेमोक्रेसी से अब एनालिसिस करें गवर्नेंस में। ठीक है, औरतों का डेमोक्रेसी के साथ लिंक करें और उसको जो है आप गवर्नेंस से लिंक करें, क्योंकि डेमोक्रेसी आपका पॉलिटिकल सिस्टम है। अब इसमें आप क्या बात कर सकते हैं कि, ठीक है, इसमें आप क्या बात कर सकते हैं विमेन एंड डेमोक्रेसी में, कि औरतों के डिफरेंट मसाइल हैं, इश्यूज एज वोटर्स हैं। औरतें जो हैं उनको वोट नहीं करने दिया जाता, सही है, ये आपने देखा है कि एक जगह पे ये होता है औरतें वोट नहीं करती, मर्द वोट करते हैं, तो उसमें भी हमें पेट्रियार्की नजर आती है कि औरतों के पास ये चॉइस नहीं है। अगर आप 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो है, औरतों की तकरीबन यही कॉम्पोजिशन है पाकिस्तान में, उनको वोट ही करने का हक नहीं दे रहे, तो ये किस किस्म की जो है ये आपका डेमोक्रेसी है? तो डेमोक्रेसी के ऊपर एक सवालिया निशान है। इसलिए जो है ये इस किस्म की चीजों को देखना जरूरी है। और फिर इश्यूज एज रिप्रेजेंटेटिव, इशू एज रिप्रेजेंटेटिव क्या है कि क्या लड़कियां जो हैं वो एज MNA MPs खड़ी हो सकती हैं, होती हैं, लेकिन एक पेट्रियार्कल कम्पिटिटिव किस्म की दुनिया में जो मेल डोमिनेटेड है, उनको सही तरह नहीं समझा जाता कि यार नहीं, औरतें जो हैं वो इन रोल्स के लिए नहीं है। फिर आप ये देखें कि विमेन इन पार्लियामेंट्स, औरतें अगर हमारे पार्लियामेंट में आ भी जाएं तो उनको कुछ ज्यादा सही नहीं समझा जाता। औरतों की जो इश्यूज हैं उनको सही तरह पार्लियामेंट में नहीं रिप्रेजेंट किया जाता, ज्यादातर मर्द बैठे होते हैं पार्लियामेंट में। तो हम कह सकते हैं कि जो लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेशन जो होती है वो भी पेट्रियार्कल होती है, क्योंकि वहां पे बैठे सारे मर्द हैं। अगर कोई औरत ऐसा इंट्रोड्यूस करा दे, फर्स्ट डे हमने उनकी बात की, क्या नाम है उनका, पीपल्स पार्टी की, जिनका भी नाम आया था, जिन्होंने चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट का ये उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि 18 साल होनी चाहिए मिनिमम एज। अब उसमें जब 80% मर्द बैठे हुए हैं तो वो और तरह पास करेंगे लॉ। तो इससे हमें नजर ये आता है कि क्यों औरतों की रिप्रेजेंटेशन भी बहुत जरूरी है इक्वल, ताकि औरतों के मसले जो मर्द समझ ही नहीं सकते, वो अपने मिसोजिनिस्ट माइंडसेट से उसको जो है ब्लॉक ना करें। सो मेन आर लेजिस्लेटिंग फॉर विमेन्स इश्यूज, मतलब ये क्या अजीब सी बात है, आप समझें इस बात को कि मेन आर लेजिस्लेटिंग फॉर विमेन इश्यूज। या तो आप अपने आइन में ऐसी चीज डालें कि औरतों के मसाइल पे मेन लेजिस्लेट ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं हो सकता? मतलब हो तो कुछ भी सकता है ना, आप जेंडर सेंसिटिव जो है लेजिस्लेशन कर दें कि हर तरह की चीज हो सकती है, अजीब अजीब मैकेनिज्म्स हो सकते हैं जस्ट टू इंश्योर। आप इस तरह करें कि औरतों के लॉ पे मर्द वोट ही नहीं कर सकता, जब कर सकता है तो उसकी प्रोपोर्शन उस तरह नहीं काउंट होगी। क्यों नहीं हो सकता? मतलब ये तो चीज बुनियादी जो है गलत है। तो जब आप अपने पार्लियामेंट, अपने लेजिस्लेशन का जेंडर एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चलता है वहां पे मर्द बैठ के इनके लिए लॉज बना रहे हैं। इसीलिए एक पेट्रियार्कल सिस्टम जो है वो चलता रहता है। बीच में कई होते हैं बहुत टची किस्म के मर्द, वो नई किस्म की जो है वो पॉलिसीज आने ही नहीं देते, जो बहुत प्रोग्रेसिव होती हैं, वो लॉ नहीं आने देते। इसलिए हम लोग को जरूरी है कि हम इस किस्म की कोई उसके अंदर चेंजेस लाएं, ताकि औरतों से रिलेटेड लॉज जो हैं वो मर्द ना फ्रेम कर रहे हो अपनी सारी साइकोलॉजी को यूज करके, कि हमें लगता है कि औरतों को यूं होना चाहिए। इस सिस्टम को खत्म किया जाए। अच्छा, इसमें फिर ये है कि रोल कॉन्ग्रुइटी थ्योरी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। रोल कॉन्ग्रुइटी थ्योरी क्या कहती है कि औरतों का रोल जो है वो जिस तरह उनको परसीव किया जाता है, जनरली उनको एज लीडर्स नहीं देखा जाता, जनरली उनको एज MNAs नहीं देखा जाता। अच्छा, अब आप ये देखें कि औरतों को मिनिस्ट्रियां जो मिलती हैं वो उसमें भी आपको पेट्रियार्की नजर आती है कि नहीं आती? आती है। क्लाइमेट चेंज मिली हुई है, ह्यूमन राइट्स मिली हुई है, सॉफ्ट मिनिस्ट्रीज जो है वो उनको मिली हुई। इंटीरियर मिनिस्ट्री क्यों नहीं मिल सकती? वजीर दाखिला जो होता है, इंटीरियर मिनिस्ट्री, तो इंटीरियर मिनिस्ट्री भी नहीं मिलती। ठीक है, क्योंकि वो सख्त है, उसको रेंजर्स, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, ये जो है मर्दों के मसाइल हैं तो वो नहीं कर सकते। हालांकि ये जरूरी नहीं है, मे बी वो कोई बेहतर अप्रोच कर लें।
ये एक परसेप्शन है और ये जेंडर्ड एनालिसिस है गवर्नेंस का कि आपकी जो है पूरा गवर्नेंस सिस्टम ऐसे चल रहा है, ठीक है। फिर आप ये बताएं कि कितने चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो आपको औरतें मिलती हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं डीएमजी के, ठीक है, या पीएस जो भी उसके चीफ सेक्रेटरी, कितने आपको औरतें मिलेंगी कि जी पंजाब की चीफ सेक्रेटरी औरत है, बलूचिस्तान की चीफ सेक्रेटरी नहीं मिलते हैं। औरतें हालांकि उसमें नीचे आती हैं, लेकिन ग्लास सीलिंग एग्जिस्ट करती है। चीफ सेक्रेटरी तक कितनी जाएंगी औरतें, चीफ मिनिस्टर कितनी औरतें आएंगी, यही तो ग्लास सीलिंग है और यही गवर्नेंस का एनालिसिस है कि इवन दो ब्यूरोक्रेसी में आपने ऐड तो कर दिया है, लेकिन उनके ऊपर जो है एक सीलिंग एग्जिस्ट करती है। हर तरह से औरतों को गवर्नेंस में मसाइल का सामना है, पॉलिसी मेकिंग में, पार्लियामेंट में, एज पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, एज पार्ट ऑफ एज बीइंग पॉलिटिशियन, एज बीइंग कोई वोटर रिप्रेजेंटेटिव, अगर एमएनए हैं, एमपी हैं। हमारे यहाँ कोई पॉलिटिक्स में खड़ी हो जाए खातून तो उसके खिलाफ स्लैंडरिंग शुरू हो जाती है, ये तो सबसे कॉमन कल्चर है, इसका तो कैरेक्टर ही खराब है, इसका तो फलाने के साथ ये वो अजीब यहाँ पे एक निजाम है, ठीक है। तो ये भी बेसिकली सोशल कंट्रोल के सिस्टम होते हैं, स्लैंडरिंग। सोशल कंट्रोल का क्या सिस्टम है कि औरत के कैरेक्टर पे बात करो, उसको असैसिनेट करो, तो उसको इसके थ्रू आप ब्लैकमेल करके कंट्रोल कर सकते हो। तो इस तरह आप एक पूरा निजाम है जो कि चल रहा है, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या इसमें हो सकता है गवर्नेंस में कि जेंडर मेन स्ट्रीमिंग करें। जेंडर मेन स्ट्रीमिंग एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है गवर्नेंस का। जेंडर मेन स्ट्रीमिंग क्या होती है कि आपका जो पॉलिसी डेवलपमेंट साइकिल होता है उसमें एक जेंडर एनालिसिस होता है हर चीज में। इंश्योरिंग जेंडर्ड पब्लिक सर्विस डिलीवरी, ये टर्म आप बना सकते हैं, जेंडर्ड पब्लिक सर्विस डिलीवरी, कि आपकी पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो है वो जेंडर्ड होनी चाहिए। Ensure that essential public health services like health and education benefit poor women, men, girls, boys and equally, सबको equally मिले, ठीक है। Then gender sensitive economic development होनी चाहिए आपकी। जो पॉवर्टी डेवलपमेंट है, जिस तरह जेंडर इन पॉवर्टी रिडक्शन, वो बड़ी टारगेटेड होनी चाहिए कि इतनी औरतों को इससे फायदा होगा। आपकी पॉलिसीज बड़ी सेंसिटिव होनी चाहिए कि यार इसमें लड़कियों को कितना फायदा होगा, कितना लड़कों को जो है वो फायदा होगा। तो इस तरह से जो आप कर सकते हैं। फिर इंटरसेक्शनल अप्रोच टू पॉलिसी मेकिंग हो सकती है। इंटरसेक्शनल अप्रोच टू पॉलिसी मेकिंग कैसे हो सकती है कि आप औरतों के तमाम मसाइल देखें कि यार डिफरेंट कल्चर्स में, डिफरेंट हमारे सूबों में औरतों के डिफरेंट मसले हैं, डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट उससे बिलोंग करते हैं। हर औरत का डिफरेंट एक एक्सपीरियंस है। तो हम एक वन साइज फिट्स ऑल वाली पॉलिसी भी नहीं अप्लाई कर सकते कि हमने एक चीज बता दी कि यार ये ठीक है तो वो सबको सूट करता है। सबकी एक स्पेसिफिक मसाइल हैं, उसको जो है आप अपने एनालिसिस में लेके आएं, ठीक है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ विमेन इन पब्लिक ऑफिस, सिविल सर्विस में उनका कोटा बढ़ाएं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में, पॉलिसी मेकिंग सर्कल्स में, इवन आप पार्लियामेंट में भी इसको इनका वो बढ़ाएं। फिर जेंडरिंग डेमोक्रेसी एक हो सकता है कि अपनी डेमोक्रेसी को भी जेंडर सेंसिटिव बनाएं। डेमोक्रेसी जेंडर ब्लाइंड नहीं हो सकती। औरतों की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ाएं, पॉलिटिकल पार्टीज में उनकी रिप्रेजेंटेशन नेशनल असेंबली में, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग करें। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या है कि औरतों का टर्नआउट बढ़ाएं, औरतों की पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन बढ़ाएं। और ये वैसे एक्चुअली भी ऐसे है जहां तक मुझे याद पड़ता है कि किसी अगर हल्के में सर्टेन परसेंटेज ऑफ औरतें जाके वोट ना दें तो उस हल्के का जो इलेक्शन होता है वो नल एंड वॉइड हो जाता है। तो इस तरह की आप उसमें डिवाइसेस ऐड कर सकते हैं। जेंडरिंग लेजिस्लेशन एंड जुडिशरी, हमें जो है हमारा जो प्रोसेस है पूरा लेजिस्लेशन का और जुडिशियल प्रोसेस, उसको भी जेंडर सेंसिटिव बनाने की जरूरत है, ताकि जो है औरतें ही लॉ बना रही हैं अपना, मर्द उनके लॉ क्यों बना रहे हैं, बड़ी अजीब सी बात है, ठीक है। तो ये भी बहुत जरूरत इस चीज की भी है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की हमने बात की, वो इंक्रीज करें, ठीक है। ह्यूमन राइट्स उनके बढ़ाएं और पाकिस्तान की जो है ओवरऑल गवर्नेंस और इसकी जो है वो आप कर सकते हैं। ये मैंने सिविल सर्वेंट्स की एग्जांपल दी हैं, सांझा फाइक है, या आप कोई और ऐड कर सकते हैं जो कि एक्चुअली रोल मॉडल्स हैं हमारे मुल्क की लड़कियों के लिए। काफी सारी आप देखें टॉपर्स जो है वो लड़कियां, हमारी दफा भी जो है वो माहीन है। तो इनकी भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि गवर्नेंस में ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स सारा जो है वो आ जाता है, ठीक है जी। कुछ ऐड करें आप कैसे बेहतर कर सकते हैं गवर्नेंस में, उसका कोई एनालिसिस दें या कोई उसका सोल्यूशन दें।
जी, विमेन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं हो सकते। नरगिस सेठी वाज पीएस टू पीएम एंड कैबिनेट सेक्रेटरी एंड डिफेंस सेक्रेटरी। हाँ वो तो थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं असल, लेकिन एक्सेप्शन नॉर्म नहीं हो सकता, आप समझ रहे हैं? एक्सेप्शन और नॉर्म में बहुत फर्क होता है। आप एक एग्जांपल कोट करके ना तो उससे पूरों की रियलिटी वो नहीं कर सकते। वैसे एक आपको एक अप्रोच बता रहा हूँ सोचने की, कि एक एग्जांपल नहीं कोट कर सकते कि उसमें वो तो आप दे भी सकते हैं। हाँ, आप इस तरह यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज दिस एग्जांपल टू शो दैट द डोर्स शुड बी ओपन फॉर अदर वुमेन। यस, ये बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। यूज मीडिया टू एनकरेज मोर वुमेन एंड पेरेंट्स टू अलाउ गर्ल्स इनटू गवर्नेंस रोल, बिल्कुल सही है। और गिव सिक्योरिटी वुमेन इन पॉलिटिकल रैली इन पोलिंग स्टेशंस, बिल्कुल। बेनजीर भुट्टो बहुत अच्छी एग्जांपल है गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव में। इंक्रीज वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन बोथ हाउसेस, बिल्कुल ठीक है, हो सकता है। और कोई अच्छे सोचें। फैक्ट दैट मोस्ट वुमेन टॉप सीएसए shows that they're equally if not more capable and deserving of promotion, बिल्कुल। नहीं, लड़कियां बहुत ज्यादा टैलेंट रखती हैं, ये तो हकीकत है। वो लोग ना माने तो ना माने, वो एक अलग बात है। और कोई एग्जांपल, और कोई कॉन्सेप्ट, कोई हल, कोई सॉल्यूशन इसमें आप देना चाह रहे हो? जेंडर फ्रेंडली कंडक्ट एट पब्लिक ऑफिस लाइक कोर्ट्स, पुलिस स्टेशन, बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को जेंडर एंड गवर्नेंस का कैसे एनालिसिस करना है आपने? बेटर इन्फोर्समेंट रादर देन मोर लेजिस्लेशन, बिल्कुल सही है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन राइट्स। अच्छा, मैं तो वैसे यही कहूंगा कि औरतों के जो बिल हैं उनमें औरतों की ये होना चाहिए कि एटलीस्ट 3/4 ऑफ द वुमेन, उनका भी वोट होना चाहिए। मेरा अपना ये ख्याल है कि जैसे होता है ना कि पाकिस्तान बनने से पहले मुसलमानों के वो प्रोटेक्टेड थे माइनॉरिटी राइट्स, कि 3/4 ऑफ मुस्लिम्स अगर बिल पास नहीं करेंगे तो वो बिल पास नहीं होगा। ये एक लॉ था, अगर आपने पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ी है पहले वाली, तो इस किस्म का को डाल दें कि औरतों से रिलेटेड बिल्स जो हैं उनमें 3/4 औरतें अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब हम जेंडर में देख रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं देख रहे, अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टीज 3/4 ऑफ द वुमेन शुड वोट। यस, फिर वो पास हो। इस तरह से कुछ उसमें चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, मेरा तो ख्याल है होना चाहिए। ठीक है, या इसका कोई बेहतर वर्जन आप कोई बना सकते हैं? ठीक है, यहां तक समझ आ गया, आगे चलें। चलें आगे बढ़ें। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन फॉर पॉलिटिकल पर्पस, हाँ ये भी हो सकता है। ये लें लास्ट स्लाइड। चलें आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें एक अलग से लिखा हुआ है आपके सफ्रेजिस्ट मूवमेंट और सिलेबस में। तो ये बेसिकली जो सफ्रेजिस्ट मूवमेंट थी, बेसिकली ये जो है ये फर्स्ट वेव ही है। फर्स्ट वेव तो ये बेसिकली वही है, लेकिन अगर अलग से सवाल आता है तो इसको आप रीस्ट्रक्चर करके तो आप उसमें ऐड कर लीजिएगा। सफ्रेजिस्ट मूवमेंट की टाइमलाइन क्विकली देख लें। सेनेका फॉल्स कन्वेंशन है 1848 में। सेनेका फॉल्स कन्वेंशन 1848 में होती है, वहां से स्टार्ट होती है। दिस आल्सो मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म। और इसके बाद वो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड सेंटिमेंट्स देते हैं, जो कि एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन ने लिखा था। और इसमें उन्होंने अपने डिफरेंट जो फीलिंग्स थी वो बताई थी कि हमें जो है वो ये राइट्स मिलने चाहिए। लेकिन 1890s में मूवमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी और अमेरिकन वुमेन्स सफरेज एसोसिएशन बनी 1869 में। और इसका मकसद ये था कि औरतों को जो है वो वोट दिया जाए। तो ये सफरेज मूवमेंट है और ये प्योरली यूएस के कॉन्टेक्स्ट में है। ये हमारे यहाँ तो पहले दिन से वोट का राइट है। ठीक है,
तो 1869 में बेसिकली अमेरिकन वुमेन सफरेज एसोसिएशन बनी, उसने इस पे काम शुरू किया। और फिर नेशनल अमेरिकन वुमेन सफरेज एसोसिएशन 1890 में बनी। इन दो एसोसिएशंस का नाम याद रख लीजिएगा। और इवेंचुअली हम कह सकते हैं कि 19th अमेंडमेंट पास हुई यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में 1920। ये क्वेश्चन छोटा मोटा आ सकता है कहीं, कि जैसे शॉर्ट नोट लिख दें सफरेज मूवमेंट पे या इस तरह से। तो ये 2-3 हेडिंग्स देके तो एंड पे आप बता दीजिएगा कि 19th अमेंडमेंट हुई और उसमें जो वो वुमेन राइट टू वोट हो, साथ ही फर्स्ट वेव और इस तरह की चीजें भी ऐड कर दीजिएगा। राइट टू वोट जो है औरतों को किस्सा मिला न्यूजीलैंड में 1893, यूके में 1918 और यूएस में 1920 में। तो ये सफरेज मूवमेंट है, ये फर्स्ट वेव में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, क्योंकि हम पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से जो है वो देख रहे हैं। अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं, औरतों की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। मैक्सिम देख लूं कि ये रिपीट ना हो रहा हो। जी ठीक है, वो रिपीट हो रही इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब हमारा जो मेन सेक्शन है जो कि अभी तक हमने टच नहीं किया, दैट इज जेंडर बेस्ड वायलेंस। हमने जेंडर एंड गवर्नेंस किया है, उसमें सफ्रेजिस्ट मूवमेंट कर ली है और जेंडर इश्यूज पे बात की एज वोटर्स, कैंडिडेट्स, रिप्रेजेंटेटिव्स। और अब जो है हम आएंगे जेंडर बेस्ड वायलेंस पे। तो जेंडर बेस्ड वायलेंस भी आपका एक मेन एम्बिट है सिलेबस का। देखिए, जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है वो क्या चीज है। जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है वो क्या होता है, डिफाइन करते हैं। जेंडर बेस्ड वायलेंस इज फिजिकल, सेक्सुअल और मेंटल हार्म डायरेक्टेड अगेंस्ट अ पर्सन बिकॉज ऑफ देयर जेंडर। मतलब अगर आप किसी पे इसलिए जुल्म करें कि वो उसका एक सर्टेन जेंडर है, मतलब ये कोई इतनी सही उस तरह पे डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि जेंडर होने की वजह से आप जुल्म नहीं कर रहे होते, लेकिन यस, जेंडर वो होने की वजह से आप यू आर एबल टू डू दैट वायलेंस, क्योंकि आप उसे वीक परसीव करते हैं या आपके वो कंट्रोल में है थ्रू पेट्रियार्की। सही है। तो अब इसमें भी एक बहस है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस इसको टर्म हो या वायलेंस अगेंस्ट वेमेन, ये भी एक नोमेनक्लेचर की डिबेट है कि अगर जेंडर बेस्ड वायलेंस है तो फिर उसमें मेल, ट्रांसजेंडर, वो सारा कुछ आ जाएगा। अगर औरतों वाला होगा तो उसको वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। लेकिन अब टर्म जो है वो जीबीवी ही यूज होती है, जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है। ठीक है, सबसे पहले आप देख लें कि यूएन ने क्या कुछ किया है, यूएन की क्या रेजोल्यूशंस हैं, ये क्या लीगल वो एक बनाया हुआ है। उसमें ये एक जनरल रिकमेंडेशन नंबर 19 है। ठीक है, और उसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपने याद रखना है वो ये वाला है। जैसे सी डॉ था उसमें ये डी वॉ है, और ये क्या है, यूएन डिक्लेरेशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वेमेन 1993 में अडॉप्ट हुआ है। तो ये इसको जो है स्टैच्यू जेंडर बेस्ड वायलेंस को आप कह सकते हैं कि रूल करता है। अच्छा, अब इसमें देखते हैं परपेट्रेटर्स कौन से होते हैं, कौन करते हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस, कौन से लोग होते हैं। एक होता है नॉन पार्टनर वायलेंस। नॉन पार्टनर वायलेंस होता है जो आपका हस्बैंड ना कर रहा हो या आपकी वाइफ ना कर रही हो, वो आप कंप्लीट स्ट्रेंजर, कोलीग्स या एक्वेंटेंसेस हो, वो होता है नॉन पार्टनर वायलेंस। फिर एक होता है इंटरपर्सनल वायलेंस, जो कि फैमिली मेंबर कर रहा हो। ठीक है, जैसे आपका बाप या आप कैसे, वो इंटरपर्सनल वायलेंस होता है। फिर है इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, जिसमें आपका हस्बैंड या आपका स्पाउस वो आपके साथ वायलेंस कर रहा हो। ठीक है, कमिटेड बाय समवन इन लव रिलेशनशिप। तो ये डिफरेंट किस्म के लोग हैं जो कि जेंडर बेस्ड वायलेंस आप करते हैं। एक तो वो जानने वाला ना हो, एक वो है जो आपका फैमिली वाला हो, दूसरा ये कि जो आपका बेसिकली बिल्कुल ही करीबी कोई हो। अब हम देखते हैं थीरीज ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस। ठीक है, ये थीरीज अगर आप एक दफा समझ लेंगे तो आराम से कर सकते हैं। फिर डिफरेंट किस्म की थीरीज हैं, बेतहाशा किस्म की इसमें थीरीज हैं, और उसमें साइकोलॉजिकल थीरीज हैं, उसमें सोशियोलॉजिकल किस्म की थीरीज हैं, वो हम देखते हैं। डिफरेंट थीरीज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देखें, एक है
ठीक है, साइकोपैथोलॉजी थ्योरी, ये डिफरेंट थ्योरीज हैं, आप एक एक समझते जाए, वन लाइनर। साइकोपैथोलॉजी थ्योरी क्या कहती है कि जो लोग, जो मर्द अपनी बीवी को अब्यूज करते हैं, वो मेंटली इल होते हैं, मतलब उनके इनका एक पैथोलॉजिकल इशू होता है, इसलिए वो वायलेंस करते हैं। दिस इज नोन एज साइकोपैथोलॉजी थ्योरी, कि जो मर्द मेंटली इल होते हैं वो वायलेंस करते हैं, जो वायलेंस करते हैं वो मेंटली इल होते हैं, उनका पैथोलॉजिकल मसला होता है। एक थ्योरी लर्न बिहेवियर थ्योरी होता है कि आप वो बिहेवियर लर्न होता है वायरस। आपने अपने बाप को देखा कि वो आपकी वालदा को मारते थे, खुदा ना खास्ता वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने वो बिहेवियर लर्न कर लिया, नॉर्मलाइज कर लिया, इंटरनलाइज कर लिया, और उससे वो बिहेवियर नॉर्मलाइज हो गया और आप बाद में जाके भी वही करना शुरू हो गए। ये होता है लर्न बिहेवियर थ्योरी। ठीक है, लर्न बिहेवियर थ्योरी है कि आप बिहेवियर को लर्न कर रहे हैं और उसको आगे रेप्लिकेट करें, मतलब उसमें आप कल्चर, फैमिलीज, कम्युनिटीज, कहीं भी वो बिहेवियर जो है वो लर्न करें। दिस इज नोन एज लर्न बिहेवियर थ्योरी। फिर एक होता है लॉस ऑफ कंट्रोल थ्योरी। लॉस ऑफ कंट्रोल क्या होता है कि इसलिए जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है कि मर्द जो होता है वो बेसिकली अपना गुस्सा नहीं निकाल पाता, और जब ऐसे कोई मौका आता है वो एकदम फट पड़ता है, ही लूजेस कंट्रोल। तो और कोई वजह नहीं होती, वो सिचुएशन में जो है वो एक लूज कर जाता है कंट्रोल, और इसकी कोई पैथोलॉजिकल या उस तरह की रीजन नहीं, एक ये भी है। ठीक है, या when men drink alcohol they lose control or can lose control due to extreme frustration and anger, ये loss of control theory है। फिर एक बड़ी और ही तरह की थ्योरी है, ये है लर्नड हेल्पलेसनेस थ्योरी। ये क्या कहती है कि लड़कियां जिनके साथ वायलेंस होता है, औरतें, आपने भी देखा होगा, इतना इतना बुरा सलूक होता है कई लोगों के साथ, लेकिन वो छोड़ते नहीं है। वो ये कहते हैं कि ये एक अजीब सी डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है पावर की, कि जो औरतें जिनके साथ ये सलूक होता है वो हेल्पलेस होती हैं, वही उनकी आइडेंटिटी बन जाती है, और उसी तरह वो जो उन पे जुल्म करता है वो उसी पे डिपेंडेंट भी हो जाती है साइकोलॉजिकली। उनको कोई और रियलिटी ही नहीं समझ आती जिसमें वो रह सकें, तो वो हेल्पलेस हो जाती हैं, वो कोई एक्शन भी नहीं ले पाते, इसीलिए वो अब्यूसिव रिलेशनशिप में लंबे लंबे चलते रहते हैं। फिर होता है साइकिल ऑफ वायलेंस थ्योरी। ठीक है, साइकिल ऑफ वायलेंस क्या होता है कि एक आप अपनी बेगम के साथ या वो अपने हस्बैंड के साथ जो है वो कोई वायलेंस होता है, या कोई जो भी वायलेंस होता है वो वायलेंस होता है, उसके बाद फिर जो है वो एक दूसरे से वो कर लेते हैं कि जी सॉरी, ये वो फलाना, इस तरह से करके इजी हो जाता है। फिर बड़ा अच्छा एक गुड टाइम होता है जिसको हनीमून पीरियड कह रहे हैं यहाँ पे, और फिर वो रिपीट होता है, एक साइकिल पूरा क्रिएट हुआ हुआ है। आप समझे, जिसमें पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव होता है, फिर पॉजिटिव होता है, पूरा लूप बना हुआ है। ये साइकिल ऑफ वायलेंस थ्योरी कहलाती है। फिर है पावर एंड कंट्रोल थ्योरी। ये बेसिकली है कि वायलेंस जो है, थोड़ा सा ये वो आप फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से इसको समझिए कि ये पावर यील्ड करने का एक तरीका है अपने पार्टनर के ऊपर, उसको कंट्रोल करने का एक तरीका है, पावर और डोमिनेशन का। वायलेंस इज पार्ट ऑफ दैट। तो ये तो बड़ी एक सिंपल है। फिर देखें ट्रॉमेटिक बॉन्डिंग थ्योरी। ट्रॉमेटिक बॉन्डिंग थ्योरी क्या कहती है कि जब आपके साथ ट्रॉमा होता है तो एक विक्टिम उस ट्रॉमा की वजह से भी उसकी बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है आ, आ, जो एब्यूजर होता है उसके साथ। बड़ा कोई अजीब सा फिनोमिना लेकिन होता है। आपने किसी ने सुना है स्टॉकहोम सिंड्रोम? किसी को पता है स्टॉकहोम सिंड्रोम क्या होता है? किसी को पता है स्टॉकहोम सिंड्रोम क्या होता है? सबको ही पता है, चलें अच्छी बात है। स्टॉकहोम सिंड्रोम ये होता है, ये एक्चुअली स्टॉकहोम में हुआ था, स्वीडन में, कि कुछ लोगों को जो है वो उन्होंने किडनैप कर लिया, किडनैपर्स ने। वो जब किडनैप हो जाते हैं कुछ टाइम बाद उनको यूं लगता है कि जो हमारे किडनैपर्स हैं उन्होंने हमारे साथ ठीक ही किया, उनकी जो सिंपथी है उनकी तरफ डेवलप हो जाती है। ठीक है, अच्छा हाँ, मनी हाइस्ट में भी था, सही कह रहे हैं श्याम। तो ये स्टॉकहोम सिंड्रोम होता है कि वो एक अटैचमेंट बिल्ड हो जाती है। हाईवे, हाईवे कौन सी मूवी है? इंडियन मूवी है? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल हाईवे मूवी है, सही कह रहे हैं। तो ये स्टॉकहोम सिंड्रोम है कि आप जो हैं, जो आपके साथ जुल्म करता है, आप खुद ही उसके साथ एक बॉन्डिंग जो है वो आपकी क्रिएट हो जाती है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये समझें आप, ट्रोमैटिक बॉन्डिंग थ्योरी। ठीक है, अच्छा इसमें ये भी है, एक फैमिली रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट मॉडल है। इसमें है कि औरत जो है वो मर्द को प्रोवोक करती है बातें करके, मतलब हर किस्म की कोई थ्योरी जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। इसमें से जो आप ये समझ लें, इनके वन लाइनर, इवेंचुअली इनको अप्लाई कर लीजिएगा जहां पे अगर अगर पूरा क्वेश्चन ही आता है कि थीरीज ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस, क्योंकि सिलेबस में ऐसे ही लिखा हुआ है, तो फिर इस तरह की सारी डाल
फिर और थीरीज देखते हैं, ये तो थोड़ी साइकोलॉजिकल थीरीज थी सारी की सारी, जहन से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड। फिर थोड़ी सोशियोलॉजिकल लेवल की थीरीज देखते हैं, थोड़ी मैक्रो लेवल जो अप्रोचेज में। फेमिनिस्ट थीरी क्या कहती है, फेमिनिस्ट या पेट्रियार्कल थीरी, कि क्यों जेंडर बेस्ड वायलेंस एग्जिस्ट करता है, ताकि औरतों को डोमिनेट किया जा सके और पेट्रियार्की का जो सिस्टम है वो मेंटेन हो एब्यूज करके, ठीक है। तो ये बेसिकली ये पेट्रियार्की को मेंटेन करता है। फिर कल्चर ऑफ वायलेंस होता है। कल्चर ऑफ वायलेंस थीरी क्या है, जिस तरह कल्चर ऑफ पॉवर्टी होता है, हाँ वो आई थिंक सोशियोलॉजी में हमने बात की थी, सारे आप उसमें नहीं होंगे। कल्चर ऑफ वायलेंस क्या है कि जिस तरह गरीब लोग होते हैं या सब कल्चर्स होते हैं, कई ऐसे सब कल्चर्स में मारना पीटना कॉमन होता है, वो एक कल्चर होता है, आम चीज होती है। तो एक सब कल्चर ऐसा भी एग्जिस्ट कर सकते हैं कि यानी हमारे यहाँ तो ये बड़ा कॉमन है, होता है। इवन आप ये देख सकते हैं कि कई जो एक्सट्रीम किस्म की प्रैक्टिसेस हैं, वनी सवारा इस किस्म की, तो वो भी कल्चर ऑफ वायलेंस ही है ना, कि वो अलाउ कर रहे हैं कि ठीक है यार आप कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, कल्चर खुद परमिट कर रहा है उस चीज को। फिर एवोल्यूशनरी थ्योरी है। एवोल्यूशनरी थ्योरी जो है ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि उस तरीके से है कि एक तो सोसाइटी का एवोल्यूशन हो रहा है और उसके अंदर ये इस किस्म की चीजें इवॉल्व हैं, ताकि उसके अंदर जो है औरत से ओबीडियंस ली जा सके। इसके अंदर एवोल्यूशनरी के अंदर आपको सोशियोलॉजिकल एवोल्यूशनरी भी नजर आता है कि मर्दों की एक साइकोलॉजी ऐसी है, वो इवॉल्व ऐसे हो गया कि वायलेंस जो है उससे वो नॉर्मलाइज हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, इकोलॉजिकल थ्योरी क्या कहती है कि ओवरऑल एनवायरनमेंट जिसमें लोग रह रहे होते हैं उससे भी फैमिली वायलेंस को लिंक किया जाता है, और उस पर बड़ा डिपेंड करता है कि ओवरऑल आपका एनवायरनमेंट कैसे है, कल्चर, फैमिली, ओवरऑल एनवायरनमेंट, कहाँ पे आप रह रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये आपकी दूसरी होती है जो ओवरऑल सोशल और मैक्रो लेवल की जो है वो आपकी थ्योरी है। अच्छा, अब इसको एक और लेवल से आप देख सकते हैं, विच इज स्ट्रक्चरल एंड डायरेक्ट फॉर्म्स ऑफ वायलेंस। ये भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये समझ लें कि स्ट्रक्चरल और डायरेक्ट फॉर्म्स ऑफ वायलेंस क्या है, ये आपके सिलेबस में भी है। देखिए, दो फॉर्म्स ऑफ वायलेंस होती हैं, एक स्ट्रक्चरल और एक डायरेक्ट फॉर्म। सिंपल सा मतलब है, डायरेक्ट का मतलब होता है जो डायरेक्टली हो रहा है, कि हाथ से कोई कुछ कर रहा है, फिजिकल फोर्स, किलिंग, टॉर्चर, रेप, सेक्सुअल असॉल्ट, वर्बल वायलेंस एज वेल, जो डायरेक्टली कोई कर रहा है, दैट इज डायरेक्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस, जो डायरेक्टली कोई करेगा। डोमेस्टिक वायलेंस इसमें आ जाता है, फिजिकल, इमोशनल असॉल्ट, ये सारी डायरेक्ट फॉर्म्स ऑफ वायलेंस हैं। फिजिकल वायलेंस, स्लैपिंग, थ्रोइंग, पंचिंग, ये सारा कुछ इसमें आ जाएगा। सेक्सुअल वायलेंस, मैरिटल रेप का कॉन्सेप्ट है, सेक्सुअल स्लेवरी, सेक्सुअल हरासमेंट, फोर्स प्रेगनेंसी, फोर्स स्टेरिलाइजेशन, वर्जिनिटी टेस्ट, इस किस्म की जो सारी चीजें, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, दीज आर ऑल डायरेक्ट फॉर्म्स ऑफ वायलेंस। डायरेक्ट फॉर्म्स ऑफ वायलेंस है जिसमें डायरेक्टली औरतों के साथ कुछ हो रहा है, सेक्सुअल वायलेंस या फिजिकल वायलेंस। उसमें साइकोलॉजिकल वायलेंस भी आ सकता है कि आप जो है उसको थ्रेट कर रहे हैं, उसको प्रेशर में रख रहे हैं, आइसोलेशन कर रहे हैं कि जी आपने ये नहीं करना, बच्चों को यूज करें ब्लैकमेल करने के लिए, मतलब ये बहुत अजीब अजीब चीजें होती हैं जो लोग करते हैं, वो फिर बहुत कुछ करते हैं। और ये साइकोलॉजिकल वायलेंस है। इकोनॉमिक वायलेंस क्या हो सकता है कि आप उनकी जो है डिफरेंट पैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं आपने ये नहीं करना, वो नहीं करना है, फाइनेंसिस कंट्रोल करते हैं लोग, बहुत यूज करते हैं, या आपने देखा होगा, ये एक इकोनॉमिक वायलेंस है, ये भी डायरेक्ट फॉर्म में आ सकता है। फिर है स्ट्रक्चरल वायलेंस। स्ट्रक्चरल वायलेंस क्या चीज है? स्ट्रक्चरल वायलेंस क्या चीज होती है? जो एक ओवरऑल लार्जर स्ट्रक्चर्स ऑफ द सोसाइटी में जो है वो प्रिवेल करें, सही है। और उसमें क्या होता है कि एक ओवरऑल बड़े स्केल पे, जैसे कि सोशल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें अपार्थाइड, रेशियल इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, एक स्ट्रक्चरल लेवल पे जो आपके साथ वायलेंस होता है ना, उसको आप कह सकते हैं बड़ी एक कल्चरल एलिमेंट, एक सोशल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि जेनिटल म्यूटिलेशन, बेशक वो डायरेक्टली होता है, लेकिन एक कल्चर में एक चीज एग्जिस्ट करती है जो कि इस चीज को अलाउ करती है, ये बेसिकली जेनिटल म्यूटिलेशन। फिर सती। सती क्या है कि आप बेसिकली जो राजपूतों में थी, हस्बैंड की डेथ होती थी तो औरत को भी साथ जला देते थे, ये एक स्ट्रक्चर में आ सकता है क्योंकि कल्चर लेवल पे हो सकता है, ये एक स्ट्रक्चर है। इसमें सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अगर एक रोल प्ले कर रही हैं, और अगर वायलेंस इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ है, जैसे कि रेप एज अ पनिशमेंट इन जिरगा, अब उसने रेप को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया कि इसके भाई ने ये किया था तो अब इसकी बहन के साथ ये होगा, ये एक्चुअली इस तरह से दिए जाते हैं इसमें जिरगाज में।
तो ये बेसिकली होता है स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चरल वायलेंस क्या है? लॉज। अगर आपके लॉज ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो कि कोई औरतों के साथ वायलेंस या ज्यादती को प्रमोट करते हैं, तो उसको भी आप स्ट्रक्चर में ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस क्या है कि इसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं? साइकोलॉजिकल ड्रामा है, फिजिकल एंड मेंटल हार्म है, सुसाइड अटेम्प्ट्स, औरतें बेचारी बहुत परेशान होती हैं, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, बच्चों की साइकोलॉजी पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। जहां पे जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है वहां के बच्चे भी बेचारे जो हैं वो परेशान होते हैं, और वो उनके अंदर बहुत सी इस तरह की टेंडेंसीज डेवलप हो जाती हैं जो कि सोशल नहीं होती। तो ये जेंडर बेस्ड वायलेंस है। अब हम देखते हैं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में जो है ये जेंडर बेस्ड वायलेंस किस तरह का है और एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्ट फॉर्म्स ऑफ वायलेंस जो कि पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं। उसमें सेक्सुअल वायलेंस देखें जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है, डायरेक्ट फॉर्म है ना, डायरेक्टली हो रहा है। स्टोव बर्निंग होता है, ब्राइड बर्निंग, डाउरी मर्डर के जी जहेज नहीं लाए तो उसको मार दिया, ये आपने सुना होगा। लड़कियों को कंपनसेशन के तौर पर दिया जाता है कुछ लड़ाई ट्राइब्स की खत्म करने के लिए। औरतों को ट्रैफिक किया जाता है, रेप और सेक्सुअल असॉल्ट, तो ये सेक्सुअल वायलेंस है। डोमेस्टिक वायलेंस है या एसिड अटैक्स हैं, या ये कम्युनिटी वो लेवल पे भी आ सकते हैं, एसिड अटैक्स होते हैं। ठीक है। कम्युनिटी लेवल पे सेक्सुअल हैरेसमेंट है, ऑनर किलिंग है, एसिड अटैक भी हो सकता है, जिस तरह भी आपने उसको कैटेगराइज करना है। लेकिन ये डायरेक्ट फॉर्म्स ऑफ वायलेंस पाकिस्तान में होते हैं, ऑनर किलिंग्स हैं, एसिड अटैक्स हैं, ये सारा कुछ पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान में इवन ये भी होता है फोर्स्ड हॉस्पिटलाइजेशन इन साइकेट्रिक फैसिलिटी। जी ये तो पागल है, इसको आप यहाँ पे ले पता नहीं क्या कुछ होता है, मतलब जस्ट रियली सैड। यहाँ पे फिर आप आगे देखें, स्ट्रक्चरल एंड कल्चरल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस देखें। पाकिस्तान में जो स्ट्रक्चरल लेवल पे मसले हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस जो कि इस वायलेंस को परपेचुएट करते हैं, फोर्स्ड मैरिजेस, चाइल्ड मैरिजेस, डाउरी है, डिनायल ऑफ इनहेरिटेंस राइट्स है, औरतों को उनका हक नहीं दिया जाता, इनजस्टिस इन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब ये भी होता है ना कि वो उसको सही वो नहीं दे रहे, राइट्स नहीं दे रहे, जिरगा रेप कल्चर है, वनी है, कारोकारी है। तो ये डिफरेंट किस्म के पाकिस्तान में सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं और ये स्ट्रक्चरल या कल्चरल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस हैं। ठीक है ना। लॉज हैं ऐसे बड़े जो एग्जिस्ट करते हैं। ये सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, डिनायल ऑफ इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, तो ये सारा कुछ भी एग्जिस्ट करता है। अब हम ये सारा कुछ ठीक कैसे कर सकते हैं? स्ट्रैटेजीज जो एलिमिनेट अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, लेजिस्लेशन करें, मैरिटल रेप को इलीगल करार दें, वायलेंस, डाउरी मर्डर, ऑनर किलिंग, इन सब के खिलाफ जो है वो आप लेजिस्लेशन करें। ओके। ये देखें कि 40% फीमेल मर्डर विक्टिम्स वर किल्ड बाय देयर पार्टनर्स। अब पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये स्टैटिस्टिक लिया था, लेकिन इसका भी होता है। इन्फोर्समेंट को बेहतर बनाएं। इन्फोर्समेंट को कैसे बेहतर करें? टास्क फोर्स अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन वो करें, औरतों को हकूक मिलें, औरतों को एजुकेशन दें, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकें। फिर अवेयरनेस एंड कल्चरल चेंज की बात करें कि ओवरऑल कल्चर चेंज करें ताकि स्ट्रक्चरल फॉर्म्स ऑफ जो वायलेंस है वो खत्म हो। सोशल कल्चर नॉर्म्स और एटीट्यूड्स को चेंज करें, औरतों को उनके राइट्स बताएं। एनजीओज, मीडिया, रिलीजियस लीडर्स, ये सारे के सारे इस कल्चरल चेंज में एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। फिर इसमें हम विमेन एम्पावरमेंट और जेंडर मेन स्ट्रीमिंग का भी कॉन्सेप्ट ला सकते हैं कि अपनी गवर्नेंस, अपनी पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, इन सारी चीजों में जो है वो जेंडर मेन स्ट्रीमिंग करें, ताकि औरतों को जो है वो एक स्ट्रक्चर लेवल पे भी और कल्चर लेवल पे भी राइट्स हासिल हो। ठीक है। अब पाकिस्तान में किस किस किस्म की वो होती हैं ये देख लें, डिटेल्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन पाकिस्तान, ताकि आपको पता हो, आप उनको कोट कर सकें कि वो क्या प्रैक्टिसेस हैं। ऑनर किलिंग्स हैं पाकिस्तान में। ऑनर किलिंग क्या होती है कि कोई लड़की है वो किसी का ऑनर हर्ट कर देती है, भाई का, बाप का, मामू का, चाचे का, ओवरऑल कम्युनिटी का, उसको मार दिया जाता है। तो ये ऑनर किलिंग होता है कि उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली या उसने कहीं कुछ और कर लिया इस तरह से, तो वो ऑनर किलिंग है। ठीक है, ये आपको पता है। और पाकिस्तान में इट हैज वन ऑफ द हाईएस्ट रेट्स ऑफ ऑनर किलिंग्स इन द वर्ल्ड। ठीक है। फिर कारोकारी है, और कारोकारी में क्या होता है कि इसके अंदर जो है अगर कोई, ये भी ऑनर किलिंग की ही एक फॉर्म है, और उसमें यही है कि बेसिकली ऑनर किलिंग ही है, उसको कारोकारी कहते हैं, कि अगर किसी लड़की ने जो है वो बेसिकली फैमिली को डिसऑनर किया, तो वहां पे वो कोहिस्तान केस एक हुआ था। लड़कियां जो थी, इसकी वीडियो, इनकी वीडियो वायरल हो गई थी,
अपनी फीमेल मेल कजन्स और फीमेल कजन्स जो हैं वो डांस कर रहे थे। हालांकि उसमें वो लड़के डांस कर रहे थे, लड़कियां बस बैठी हुई थी और वो हंस रही थी ऐसा। उसके बाद उन सबको मार दिया गया था। ये एक्चुअली मतलब इस तरह से ये बहुत ही खौफनाक केस था। ये देखिएगा कोहिस्तान वाला केस, और ये केस था सबको मतलब बिल्कुल मार दिया गया था। और जो एक आधा बंदा जिसका भाई था बाद में उसको भी मार दिया। सारी कम्युनिटी जब मिली हो तो फिर क्या हो सकता है। ये कोहिस्तान केस था। एसिड अटैक्स होते हैं कि इन इन रिस्पॉन्स टू रिफ्यूजिंग टू मैरी, कि आपने उससे शादी नहीं की तो उसने तेजाब फेंक के आपको वो कर दिया। ये बहुत ज्यादा है, मतलब ये बहुत ही खौफनाक किस्म की प्रैक्टिस है। फिर वनी इन सवारा है। इसमें क्या होता है कि कंपनसेशन होती है बेसिकली, कि अगर आपका एक दूसरे के साथ कोई इशू चल रहा है किसी ट्राइब का, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए आप उसको जो है ये दे सकते हैं। एक लड़की दे देंगे अपने ट्राइब की कंपनसेशन के तौर पे। फर्स्ट करें उसने मर्डर कर दिया है आपके किसी का, तो आपने एक लड़की को दे दी। हमेशा लड़कियां ही वो कॉस्ट पे कर रही हैं, तो इससे पेट्रियार्की के सिस्टम को जो है आपको नजर आता है। फिर वटा सट्टा है। वटा सट्टा जेंडर बेस्ड वायलेंस तो उस तरह नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इसमें एक स्ट्रक्चरल वायलेंस की फॉर्म आप कह सकते हैं, कि जो भाई है उसकी बहन से उसकी दूसरे की शादी होगी, और उस तरह क्या होता है, और आपके भाई की उसकी बहन से हुई होगी। एक बैलेंस ऑफ पावर आप कैसे में क्रिएट होता है, ठीक है। इट एस्टैब्लिशेस द शैडो ऑफ म्यूचुअल थ्रेट अक्रॉस द मैरिजेस। तो देखिए ये भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है, ताकि आपकी बहन के साथ ज्यादती ना हो, वो आपकी बहन के साथ कर देगा। ये वटा सट्टा है, और ये भी एक निज़ाम है जो कि चलता है, और मतलब ये भी एक प्रैक्टिस है, सोशल इंस्टीट्यूशन है। फिर डाउरी है। ये भी एक स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ वायलेंस हो सकता है, जिसमें लड़कियों से जो है एट द टाइम ऑफ मैरिज काफी ज्यादा जहेज लिया जाता है। चाइल्ड मैरिजेस हैं। चाइल्ड मैरिजेस जो हैं छोटी बच्चों की जो है वो शादी कर दी जाती है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ 21% ऑफ गर्ल्स अंडर एज 18 गेट मैरिड। बहुत ह्यूज नंबर है। ये भी एक स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ वायलेंस हो सकता है। फिर इसमें आप सेग्रीगेशन की बात कर सकते हैं, कि ये जब अपनी एक्सट्रीम पे लेके जाते हैं कि औरतों ने ये करना है, आपने कहीं बाहर नहीं निकलना, उसको भी आप कोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इज्जत आप लेके जा सकते हैं, उस पर बात कर सकते हैं। जिरगा सिस्टम जो है वो आप उस पर जो है बात कर सकते हैं, कि अगर आप किसी भी एक सिस्टम को एक्सट्रीम पे ले जाएं और उसको एक्सट्रीम पे लेके जाके फिर उसके रिजल्ट में कोई वायलेंस करें, तो उसको जो है आप इसमें कोट कर सकते हैं। किसी भी चीज पे किसी भी बंदे के कोई जहन में चीज आ गई कि यार इसने ये नहीं किया, तो बस वो मैं उसको रिएक्ट कर दूंगा। जी, इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप कर दें। काइंडली शेयर सोर्सेज। मेरे कुछ सोर्सेज उस तरह से नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट जगहों से जो है ना चीजें इकट्ठी की हुई हैं। इसलिए मैं आपको कहा था कि साथ साथ स्क्रीनशॉट लेने। जेंडर स्टडीज का कोई सोर्स उस तरह है नहीं। जब हम तैयारी कर रहे थे, अमानुल्लाह गोंदल की एक बुक थी, बस वही थी। कैट कॉलिंग सो दैट वुमेन आर रिस्ट्रिक्टेड टू प्राइवेट स्पेस। ग्रुपिंग कैट कॉलिंग बिल्कुल सही है। ड्यू टू प्रॉपर्टी women आर रिमेन अनमैरिड। हाँ, ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट इन्होंने दिया, कि प्रॉपर्टी घर से बाहर ना चली जाए। बड़ा अच्छा पॉइंट है, ये भी ऐड करें। और कोई पॉइंट इसमें जेंडर बेस्ड वायलेंस। रिस्ट्रिक्टिंग women's access to assets and resources by fathers, brothers and husbands। जी बिल्कुल सही है। नहीं, स्लाइड्स में आपको इस तरह नहीं भेज सकता। आप इनमें से किसी से जो है वो दो से ले लें स्क्रीनशॉट्स वगैरह। मैं तो ये तो आपको शुरू में कहा था कि आप लोग प्लीज साथ साथ शॉर्ट्स वगैरह लेते जाएं और नोट्स उससे लेते जाइएगा, ठीक है। इनिशियल स्लाइड ऑफ जीबीवी। ठीक है, आप लोगों को जेंडर बेस्ड वायलेंस समझ आ गया है? बाकी भी बताएं प्लीज। Rafia Zakaria book against white feminism, can it be quoted in exam? I have no idea about that book, क्योंकि कि उसमें क्या उनका थीसिस है, क्या कंटेंट है।
ये डेवलपमेंट पे हम आएंगे अभी। चलें आगे चलते हैं। डेवलपमेंट वाला हम देखते हैं, जितनी मुझे उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपको करा दूंगा। वो बड़ा टेक्निकल सा टॉपिक है, और फ्रैंकली स्पीकिंग मैं जब अपनी भी तैयारी कर रहा था तो उसमें जो विड वैड और गैड है उसका जो एक फर्क है वो मुझे आज तक नहीं समझ आया। टू बी मैं ऑनेस्ट आपको एक बात बता रहा हूँ, मतलब विड वैड और गैड, और एंड आई वेस्टेड सो मच टाइम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इन तीनों में फर्क क्या है, और मुझे कभी नहीं समझ आ सका। वो इतना माइन्यूट उनमें फर्क है कि वो सारे एक ही जैसे लगते हैं। ये मैं बड़ा आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, इस सेंस में कि उनमें क्या फर्क है आई हैव नो आइडिया। मैंने उस पर रिसर्च पेपर भी पढ़ा, वो सब वो मैं आपको करा दूंगा, तो वो आप देख लीजिएगा इफ इट मेक सेंस। मैंने उसकी अपनी ही एक वर्जन क्रिएट किया था अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि हवा में रहने से बेहतर है कि आप एक वर्जन ऐसा क्रिएट कर लें जो कि आप जिसको रेप्लिकेट भी कर सकें। ठीक है, वो मैं आपको करा दूंगा, लेकिन टू बी ऑनेस्ट जो आपको एक्चुअल कंटेंट इन पे मिलता है उनमें इनमें कोई फर्क नहीं है। सच्ची जो बात है, विड वैड और गैड में आपने जिनमें पढ़ा हुआ है वो बता सकते हैं बेहतर, उनमें फर्क कोई नहीं समझ आता। चलें जब उस पे आएंगे तो फिर देखते हैं। अच्छा अब आगे चलते हैं। अब इसमें आपके सिलेबस में केस स्टडीज भी हैं, और केस स्टडीज जो हैं उसमें मुख्तारा माई, मलाला यूसुफजई और शर्मीन उबैद चुनाई की है। ये केस स्टडीज, इन पे सवाल आ जाता होता है, ये प्लीज देख लें। मुख्तारा माई का आपको मैं बता देता हूँ क्या इनका बैकग्राउंड है। मीर वाला एक है डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ का, यहाँ से बिलोंग करती थी। इनका जो है ऑनर रिवेंज की फॉर्म में जो है बेसिकली इनको गैंग रेप का जो है निशाना बनाया गया। एक जिरगा था, उसने बेसिकली डिसीजन दिया, और बेसिकली इनको बहुत सारे लोगों ने जो है वो गैंग रेप किया। बहुत ही ये एक अफसोसनाक जो है ये वाकया था। उसके बाद इन्होंने केस किया, और फिर ये एक वुमेन राइट्स जो है वो एडवोकेट बन गई हैं। इन्होंने मुख्तारा माई विमेंस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, मुख्तारा माई विमेंस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। और ये अब जो है औरतों के राइट्स, औरतों के एजुकेशन और इस पे काम करती हैं। 2002 में ये थोड़ी टाइमलाइन देख लें, क्योंकि इसमें और कुछ है नहीं उस तरह करने के लिए। अगर इन पे कोई सवाल आ जाता है ना, तो इसमें जीबीवी की जो थीरीज है ना, स्ट्रक्चरल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस, ये वो दो चार हेडिंग्स उसकी बनाइएगा ताकि एनालिसिस हो जाए। 2002 में शी वाज गैंग रेप। 2005 में जो है वो थोड़ा सा इनका ये था, इस टाइम पे इनको पाकिस्तान का नाम ताकि बदनाम ना हो तो इनको ईसीएल वगैरह में डाल दिया गया था, और इस किस्म की चीजें थी। वो आपको पता है जैसे यहाँ पे होता है। ग्लैमर मैगजीन में जो है विमेन ऑफ द ईयर इनको अवार्ड मिला। ये इस तरह की डिटेल्स ऐड कर लें ताकि आप उनको बाद में जो है वो कर सकें। सही है। 2007 में मुख्तारा माई को जो है नॉर्थ साउथ प्राइज मिला काउंसिल ऑफ यूरोप से। और फाइनली जो है वो केस भी जो है उसका कुछ हो नहीं सका था, और इन्होंने अब फाइनली अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन को यूज करके तो ये कर रही है। तो बेसिक सी इसकी इंफॉर्मेशन है, इसमें कोई और कुछ है नहीं कि ये वाकया हुआ, उसको केस को लेके कहीं परस्यू किया, और इवेंचुअली वो एक सिंबल बन गई पाकिस्तान में जेंडर बेस्ड वायलेंस का। मलाला यूसुफजई देख लें, सवात में रहती थी और फीमेल एजुकेशन की एक एक्टिविस्ट थी। इनको जो है 2012 में तालिबान ने जो है वो शूट किया। ये थी और इनकी एक दोस्त थी। और फिर ये है कि काफ़ी सारे मुसलमान क्लरिक्स वगैरह ने उसको अपोज भी किया, उसको गलत किया 2012 में। इनको फिर यहाँ से जो है स्पेशल एक एयरक्राफ्ट पे इंग्लैंड आई थिंक लेके गया गया था, उसमें इनका वहाँ पे इलाज हुआ। अच्छा 2013 में जो है इन्होंने अपनी यूएन की स्पीच की। 2013 में इन्होंने बुक लिखी आई एम मलाला, जो कि क्रिस्टीना लैम्ब के साथ मिलकर लिखी। और 2013 में इन्होंने मलाला फंड भी बनाया, और ये जो है बच्चियों के लिए एजुकेशन के लिए काम करती है। ठीक है। द स्टेटेड गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज टू इंश्योर 12 years ऑफ फ्री, सेफ एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर एवरी गर्ल। 2014 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला। ठीक है। और कल जो है वो इनकी शादी हुई है। ये इनकी लेटेस्ट वो हैं। बाकी जो है आप इसमें डिटेल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, उसका एनालिसिस जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। हो सकता है कई आप में इनको पसंद ना करते हो, कई आप में इसको बहुत पसंद करते हो, वो आपका अपना ओपिनियन है, लेकिन हमने केस स्टडी सिलेबस के लिए तो करनी है। फिर है शर्मीन उबैद चुनाई। और शर्मीन उबैद चुनाई जो हैं, इनको टाइम मैगजीन ने 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड जो है वो इनको दिया है।
और ये वाहिद फीमेल डायरेक्टर हैं जिन्होंने 2 ऑस्कर्स जीते हैं एट द एज ऑफ 37, ठीक है। इन्होंने 6 एमी अवार्ड्स जीते हैं। डॉक्यूमेंट्रीज बनाती हैं डिफरेंट जो यहाँ पे जेंडर बेस्ड वायलेंस वाले इश्यूज हैं उनके ऊपर, और इन्होंने काफी काम किया है। इनको ऑस्कर मिला सेविंग फेस, एक थी जिसमें एसिड विक्टिम जो है उनका ऑपरेशन हो रहा है, देख लीजिएगा, छोटी सी है डॉक्यूमेंट्री, ताकि आपके पास आपको पता उसमें क्या है। फिर 2016 में जो है वो एक और इन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई, उस पर भी इनको ऑस्कर मिला, अ गर्ल इन द रिवर, द प्राइस फॉर फॉरगिवनेस, और ये भी जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर जो है इन्होंने की। फिर इनकी और भी एक तो डॉक्यूमेंट्रीज हैं, चिल्ड्रन ऑफ तालिबान है, ये जो है मशहूर ही हैं, इन 2 पे ऑस्कर मिला हुआ है, और ये भी आप देख सकते हैं, ये ठीक है, सही है। तो इस तरह की जो है इन्होंने काम किए हैं, और इनको जो है 2 ऑस्कर्स मिले हैं, ठीक है। इसमें आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर दें, वरना आगे बढ़ें। जी, कुछ ऐड करना चाहता है कोई इनमें? शर्मीन उबैद या मलाला या जो है मुख्तारा माइन? इन पे शॉर्ट नोट्स ही आते हैं जी, शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं। बेसिक फैक्ट्स आपको ये सारे पता हो कि यार ये इसने किया। शॉर्ट नोट्स देखें। अच्छा, इसमें मैं आपको ये बताऊं, जो भी कुछ सवाल आ जाए ना, उसमें आप 1-2 हेडिंग्स तो थीरीज की बना दीजिएगा, क्योंकि तीनों जेंडर बेस्ड वायलेंस और उसकी हैं, समझ रहे हैं आप बात। 1-2 थीरीज अप्लाई कीजिएगा, ये जो हमने डिफरेंट थीरीज पढ़ी है ना, 1-2 हेडिंग्स थीरीज, या कोई कंसेप्चुअल किस्म की हेडिंग्स, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन फलाना, ये जार्गन वाली जो हेडिंग्स हैं वो 1-2 जरूर बनाएंगे, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। माय प्रोफेसर हया वाज द फिल्म मेकर फॉर सेविंग फेस एंड वेंट टू द ऑस्कर अवार्ड्स विद हिम। बहुत जबरदस्त बात है बिलाल, ये तो फिल्म मेकर क्या मतलब, वो डायरेक्टर थे, सिनेमाटोग्राफर थे, शूट कर रहे थे? कोर्स के एम्बिट से बाहर भी हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। शी शॉट द फिल्म जी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो डायरेक्टर फोटोग्राफी होंगी, मतलब जिन्होंने कैमरा पकड़ा होता है, डायरेक्टर फोटोग्राफी जो होता है। सो मलाला पे ये बात कर रही थी कि शादी इज नॉट नेसेसरी, पे शादी करी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? कुछ नहीं होता, वो एक बात उन्होंने एक सर्टेन कॉन्टेक्स्ट में की है, अब उन्होंने शादी कर ली है, इतना कुछ नहीं होता इस तरह से, वो उन्होंने एक और कॉन्टेक्स्ट में की होगी। अब मुझे इतना नहीं पता सही जो बात है, मैं ना इस पे कोई एक्सपर्ट हूँ कि मैं उस पर कोई कमेंट कर सकूं। हर बंदा इंसान है, बस उसको मार्जिन दें, इतना आप सोचने की जरूरत नहीं है डिटेल में आपको। जी, नूर मुकद्दम केस, जैनब केस जरूर ऐड करें, और मोटरवे केस, ये तीनों नए केसेस हैं, ऐड करें, जैनब केस, नूर मुकद्दम केस। अच्छा, नूर मुकद्दम केस पे कौन सी थ्योरी अप्लाई होगी जेंडर बेस्ड वायलेंस की? नूर मुकद्दम केस पे जेंडर बेस्ड वायलेंस, इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, बिल्कुल सही है। जीबीवी के आगे कोई आप कर सकते हैं, साइकिल ऑफ वायलेंस, पैथोलॉजिकल, हाँ पैथोलॉजिकल भी हो सकती है, वेरी गुड, हो सकता है साइको वाली, साइकिल ऑफ वायलेंस हो सकती है। इंटीमेट पार्टनर वायलेंस है ना, पावर वाली भी हो सकती है, बिल्कुल ठीक है। चलें अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं जेंडर एंड डेवलपमेंट पे। और जेंडर एंड डेवलपमेंट बेसिकली एक पूरा आपका एम्बिट है इसमें, जिसमें जेंडर और डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है वो बात होती है, ठीक है। इसमें सबसे पहली चीज है कॉलोनियल एंड कैपिटलिस्ट पर्सपेक्टिव्स ऑफ जेंडर। अच्छा, ये हमारे पेपर में आया था, हालांकि मुझे लग रहा था कि यार ये तो बहुत रैंडम चीज है, ये नहीं आ सकती, हमारे 2020 में इस तरह का कुछ कॉलोनियल वाली कोई चीज आई। पहले हम देखते हैं कॉलोनियल पर्सपेक्टिव ऑन जेंडर, और उसमें अगर हम जेंडर एनालिसिस करें कॉलोनियल दौर का इंडिया में, तो उसमें जो है क्या कुछ हमें देखने पे आता है। अच्छा, इससे एक असूल मैं आपको बताता हूँ, सीएसएस का बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको समझाता हूँ, वो ये है, सीएसएस में जो मैं बार बार ये बोलता हूँ कि आपने पूरा सिलेबस कवर करना है, वो इसलिए कहता हूँ कि एक टॉपिक जो आपको बड़ा ही अजीब सा रैंडम लगे, यार ये क्या है, बस ठीक है छोड़ो इसको, वो पेपर में आ जाता होता है, और ये मेरे साथ कई पेपर में हुआ है, इसलिए आपने हर टॉपिक करना ही करना है।
उसको टिक जरूर लगाना है, बेशक वो समझ आ रहा हो या ना आ रहा हो, उसको इतना दफा जरूर कर लें कि अगर वो पेपर में आ जाए तो यू हैव समथिंग टू बिल्ड इट आउट ऑफ। और ये एक्चुअली जब आ गया तो मेरी किस्मत ये थी कि मैंने उसको इस तरह से कुछ ना कुछ किया हुआ था कि यार जो समझ आई उस पे चीज, क्योंकि कंटेंट तो कोई मिलता नहीं, एक अदा कोई रिसर्च पेपर मिल गया उसमें से कोई आइडियाज निकाल लिए, पर डू मेक एन आउटलाइन और आप अपने पास रख लें। तो उसमें कॉलोनियल पर्सपेक्टिव हम किस तरह से लेके जा सकते हैं, अगर हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट का एनालिसिस करें कि ब्रिटिश एक लिबरलाइजिंग फोर्स थी, उन्होंने काफी सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराए यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि बच्चियों को मारना उसको उन्होंने बैन किया, सती को बैन किया, चाइल्ड मैरिज को बैन किया, एज ऑफ कंसेंट को रेज किया। तो हमें इसमें नजर आता है कि सिर्फ कॉलोनियल में नेगेटिव नहीं है, क्योंकि वो एनलाइटनमेंट फिलोसफी लिबरलिज्म इसमें बिलीव करते थे, तो वहां से उन्होंने कुछ बेहतर चीजें भी इंट्रोड्यूस कराई हैं, वो मान लेना चाहिए, ठीक है। अलाउइंग विडो रीमैरिज, ठीक है, और औरतों को इनहेरिटेंस राइट्स दिए। तो ब्रिटिश का पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो हम उसको उतना क्रेडिट दे देंगे। फिर इसमें आप इसका एनालिसिस करें कॉलोनियल में कि एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स में जो औरतों का रोल था, वो क्या एनालिसिस हो सकता है कि जैसे फातिमा जिन्ना, जैसे राना राना लियाकत अली खान के एक औरतों का रोल एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल में आपको जो नजर आता है उसका एनालिसिस कर सकते हैं। फिर इस चीज का एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें आपको एनालिसिस मिलता है, आइडिया ऑफ मदरलैंड। आइडिया ऑफ मदरलैंड जो है और नेशनलिज्म का लिंक, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट है कि जैसे धरती माता, भारत माता, ये कॉन्सेप्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव में ये एक एनालिसिस बड़ा अच्छा है कि मदर के कॉन्सेप्ट को जो है हमने नेशनलिज्म के साथ कनेक्ट करके एक नया आइडिया बना दिया कि औरत आपकी माँ कितना होती है। माँ जो है वो ईस्ट में एक बड़ी वैल्यू रखती है, तो उसको हमने अपनी लैंड से कनेक्ट किया, ठीक है। तो ये एक पर्सपेक्टिव उसका एनालिसिस हो सकता है। जेंडर एनालिसिस, चाइल्ड मैरिज लॉज है, सती बैन हुई, विमेन इनहेरिटेंस राइट्स, ये हमने जो है वो देख लिया। तो इस तरह से आपने उसको एनालिसिस करना है, ठीक है। अच्छा, उसमें डिफरेंट और कॉलोनीज वगैरह पे भी जो मुझे मिला वो मैंने आइडियाज और चीजें डाल दी इसमें। अमेरिका एज अ कॉलोनी का एनालिसिस कर सकते हैं। अमेरिका में जब स्लेवरी थी तो जो अफ्रीकन विमेन थे उनको जो है प्रॉफिटेबल देखा जाता था स्लेव्स को, कि बेसिकली वो फर्दर स्लेव्स को बिल्ड करती थी। तो इसमें हमें ऑपरेशन का स्ट्रक्चर नजर आता है, वो भी कॉलोनियल एग्जांपल है। फिर हम इसमें ये एनालिसिस बिल्ड कर सकते हैं कि कॉलोनियल और पेट्रियार्कल पावर का जो है वो एक वो नजर आता है, एनालिसिस नजर आता है। उसकी वजह क्या है कि एक तो लड़कियों पे डबल जो है ड्यूअल डिस्क्रिमिनेशन है। एक तो उनके ऊपर ओवरऑल स्लेव ऑफ द स्लेव वाला कॉन्सेप्ट है कि ऊपर आपके पास एक कॉलोनियल पावर है, वो ऑप्रेस करिए, नीचे आपके एक पेट्रियार्कल पावर सिस्टम है। तो आपके ऊपर आपका जो लोकल मेल है वो भी डोमिनेट कर रहा है, और आपके ऊपर उस मेल के ऊपर जो डोमिनेट कर रहा है वो भी डोमिनेट कर रहा है। तो इसमें हम इस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं कि डबल सफरिंग है, डबल ऑपरेशन है, ठीक है। फिर इसमें कॉलोनियलिज्म, वर्ल्ड सिस्टम्स और जेंडर का भी एनालिसिस कर सकते हैं। वर्ल्ड सिस्टम एक मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है जो कि कहता है कि पूरी दुनिया में जो इंडस्ट्रियलाइज्ड मुल्क होते हैं वो बेसिकली एक्सप्लॉइट करते हैं दूसरे मुल्कों को, एक वर्ल्ड सिस्टम ऐसा एग्जिस्ट करता है। तो उसमें हम ये आर्ग्यूमेंट बिल्ड कर सकते हैं कि वर्ल्ड सिस्टम्स जो एग्जिस्ट करता है ये मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से, उसमें औरतें सबसे ज्यादा सफर करती हैं। तो ये भी एक कॉलोनियलिज्म, और उसको आप औरतों की सफरिंग को कनेक्ट कर सकते हैं। फिर कॉलोनियलिज्म जो है it is also a gendered act. How it is a gendered act? Colonization itself was a gendered act carried out by imperial forces, overwhelmingly men, ठीक है, drawn from masculinized occupations such as soldiering and long distance trade. तो एक itself एक जो है gendered जो है वो act है, और the colonial state was built as a power structure operated by men based on continuing force. Brutality was built into colonial societies. तो कॉलोनाइजेशन इटसेल्फ हम कह सकते हैं कि एक जेंडर्ड एक्ट है, एक मेल डोमिनेटेड जो है वो एक्ट है। इसमें एक और पर्सपेक्टिव हम ले सकते हैं कि कॉलोनियलिज्म और यूरोसेंट्रिज्म जो है उसका भी आपस में एक लिंक है, कि कॉलोनियलिज्म की वजह से जो हमें ओवरऑल पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं जेंडर के लिटरेचर में, वो बेसिकली सारे के सारे जो हैं वो वेस्टर्नाइज्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर है, वेस्टर्नाइज्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ विमेन प्रॉब्लम है। तो हमें यहाँ पे नजर आता है कॉलोनियलिज्म की वजह से यूरोसेंट्रिज्म है, यूरोसेंट्रिज्म की वजह से हमें वेस्टर्न औरतों के मसाइल जो है वो इस तरफ भी हम उसको इस तरह से परसीव करते हैं। तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जेंडर स्टडीज जो है वो बड़ा यूरोसेंट्रिक किस्म का सब्जेक्ट है। फिर आता है कैपिटलिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर। कैपिटलिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर में कैपिटलिज्म के पर्सपेक्टिव में जेंडर का एनालिसिस करें तो ये प्योरली इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से आप कर सकते हैं,
और उसमें जो है हम किस तरह से एनालिसिस करेंगे कि एक तो लिबरल फेमिनिज्म और जेंडर का एनालिसिस कर सकते हैं। लिबरल्स और कैपिटलिज्म साथ जाते हैं ना, लिबरलिज्म की ही एक फॉर्म है कैपिटलिज्म, इकोनॉमिक साइड है उसकी। तो उसमें हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं कि अगर पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखें कि औरतों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए इस कैपिटल सिस्टम में, औरतों को जो है इक्वल वेजेस मिलनी चाहिए इस कैपिटल सिस्टम में, कोई ग्लास सीलिंग नहीं होनी चाहिए। फिर हम इस तरह का भी आर्गुमेंट बिल्ड कर सकते हैं जैसे कॉलोनियलिज्म और कैपिटलिज्म का, कॉलोनियलिज्म और पेट्रियार्की का नेक्सस है, इस तरह कैपिटलिज्म और पेट्रियार्की का भी एक नेक्सस है। मतलब ये हम बिल्ड कर सकते हैं ना, एनालिसिस तो आप कोई भी कर सकते हैं कि विमेन आर ऑप्रेस्ड ऑन टू अकाउंट्स। एक तो कैपिटलिज्म उन्हें ऑप्रेस करता है, दूसरा पेट्रियार्की उनको ऑप्रेस करती है, एक ये आर्गुमेंट हो सकता है। ठीक है, फिर मॉडर्नाइजेशन थ्योरी इन जेंडर, ये भी एक आइडिया है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी कि जो मॉडर्न कल्चर्स होते हैं वो बेहतर होते हैं इकोनॉमिकली और वहां पर कम जो है वो जेंडर इनइक्वालिटी होती है, ये आइडिया। ठीक है, फिर ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि वो भी कैपिटलिज्म का फिनोमेना है, उसके साथ जेंडर का एनालिसिस कर सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का जेंडर पे क्या इम्पैक्ट है, वो भी कैपिटलिस्ट फिनोमेना है ग्लोबलाइजेशन। आप दोनों आर्गुमेंट्स बिल्ड कर सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव इफेक्ट है, ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इफेक्ट है, इट गोज बोथ वेज। तो वो आप पे डिपेंड करता है। ग्लोबलाइजेशन का फायदा भी हुआ है कि ये जो लिबरल आइडियाज हैं पूरी दुनिया में फैले हैं। नुकसान ये आप कह सकते हैं कि मे बी फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी हो गई है, औरतों को दूसरी जगहों पे जाके काम करना पड़ता है। कोई भी इस तरह का आर्गुमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन उसका लिंक कैपिटलिज्म से ही होना चाहिए। फिर न्यू लिबरल एजेंडा को कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उसने कैपिटलिज्म को बहुत फरोग दिया। न्यू लिबरलिज्म, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स, और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स ने जो है वो बहुत ही एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो औरतों पे किया है। तो इस तरह से आप उसका एनालिसिस जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। फिर इसमें आप एक पूरा मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। एंटोनियो ग्राम्शी एक मार्क्सिस्ट थे, वो क्रिटिकल थ्योरी या आइडियोलॉजिकल थ्योरी, आइडियोलॉजिकल हेजेमनी का कॉन्सेप्ट देते हैं। और इसमें हम बात कर सकते हैं कि एक जो जेंडर की वैल्यूज हैं वो वेस्टर्नाइज ही पूरी दुनिया में फैल गई हैं। सो देयर इज अ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वेस्टर्न जेंडर वैल्यूज, और इसका एक कैपिटलिज्म का नेक्सस जो है वो हमें नजर आता है। जी, इसमें कुछ ऐड करें और क्या हो सकता है कॉलोनियल पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर में, उसमें क्या और एनालिसिस हम बिल्ड कर सकते हैं, और कैपिटलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर में हम और क्या एनालिसिस जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। जी, कुछ ऐड करें। जी, मैं दिखाता हूँ आपको स्लाइड। जी, कोई और डायमेंशन ऐड करें प्लीज इसमें। colonial perspective of gender and British criminalized existence of third gender. They still live colonial legacy. हाँ, ये देखें एक अच्छा पॉइंट है, डिफरेंट पॉइंट है। और कोई पॉइंट? हाउ colonial era influence the status of women in subcontinent। हाँ, इस तरह का कुछ सवाल था, तो वो मैं यही मैंने प्रिपेयर किया था, ये आपके सामने है, तो मैंने फिर वो कर लिया था कुछ ना कुछ धक्के से, वरना था बड़ा अजीब सा सवाल, 20 नंबर का खींचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैंने रियलाइज ये किया है सीएसएस में इतनी की भी इंफॉर्मेशन हो ना आपके पास तो आप खींच सकते हैं। मॉडर्न इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर टू हाईलाइट प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, कैमला हसन, आई मेट द ग्रेट लेडी, दिस इज अ ग्रेट पर्सपेक्टिव। अच्छा, क्या है? मॉडर्न इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर टू हाईलाइट प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, हो सकता है। मैं लेकिन पॉइंट नहीं पकड़ पा रहा कि इसका कॉलोनियलिज्म से क्या लिंक होगा। असद, वो किस तरह से आप कह रहे हैं कॉलोनियलिज्म से? क्या, या तो आप पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी की बात करें। पोस्ट कॉलोनियल होता है लिटरेचर कल्चर का अंडरस्टैंडिंग कि कॉलोनियलिज्म का इम्पैक्ट क्या हुआ उन जगहों पे जहां पे कॉलोनीज थी। अच्छा, इट शोज द प्रॉब्लम्स व्हिच स्टार्टेड विद कॉलोनियलिज्म एंड स्टिल परसिस्ट। हाँ, तो ये पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी बेसिकली जो है ना कहलाती है। जी, किसी और के पास कोई पॉइंट नहीं है इसमें ऐड करने के लिए कॉलोनियल पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर में? colonialism destroyed education system as a result of women's education also suffered। ठीक है, हो सकता है इनडायरेक्ट एक तरीके से। और कोई पॉइंट? कोशिश करें, हिम्मत करें, कुछ नहीं होता। मुझे पता है मुश्किल है इसकी लिंकेज, लेकिन आप कोई लिंक क्रिएट करें। चलें कैपिटलिस्ट पर्सपेक्टिव में कुछ ऐड कर लें, ये तो आसान है।
कैपिटलिज्म अर्ज वुमेन टू गेट इंटीग्रेटेड इन एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल ठीक है। इट इंस्टीट्यूशनलाइज रेड लाइट एरियाज फॉर वुमेन, हाँ ये एक अच्छा पॉइंट हो सकता है कि वो एक कैपिटलिज्म के दौर में पैसा कमाने के चक्कर में क्रिएट्स क्रैश ऑफ कल्चर व्हिच इन टर्न कॉजेज जीबीवी हो सकता है। colonialism undermined the importance of women, ठीक है। कैपिटलिज्म confined women to homes, कैपिटलिज्म confined women to homes, यस हो सकता है अगर आप मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव अप्लाई करें। MNCs exploit women cheap labor, यस ये देखें अच्छा पॉइंट इन्होंने दिया है, बहुत अच्छा पॉइंट है। MNCs exploit women cheap labor डिफरेंट है। colonialism promoted feudalism which further subjugated women, ये तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ये लिख लें प्लीज। colonialism और feudalism का लिंक, और feudalism तो essentially है ही patriarchal, very good point। It destroyed indigenous feminist perspectives of locals, imposed misogynist European perspective, very good, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि हमारे यहाँ औरतों का पर्सपेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट है। Capitalism promoted glass ceiling, ठीक है। Capitalism destroyed support systems of women and shifted them into cities from rural areas, बिल्कुल सही है। चलें ठीक है, अब आपने कोशिश की है तो आप लोगों ने अच्छे पॉइंट्स बना लिए। बस ऐसे ही आपने एनालिसिस करना है पेपर में, जितना अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं उतना जो है वो बेहतर होगा, ठीक है। अब हम आते हैं जेंडर एनालिसिस ऑफ डेवलपमेंट थीरीज पे। और जेंडर एनालिसिस ऑफ डेवलपमेंट थीरीज कौन सी उन्होंने थीरीज दी हुई हैं आपके सिलेबस में? मॉडर्नाइजेशन थीरी है, वर्ल्ड सिस्टम थीरी है, डिपेंडेंसी थीरी है, ठीक है। ये जो है थीरीज उन्होंने दी हुई हैं। और जेंडर एनालिसिस क्या होता है बेसिकली, ठीक है। जेंडर एनालिसिस क्या होता है कि आप किसी भी चीज का उसका एक जेंडर एनालिसिस, हम ये सारे जेंडर एनालिसिस ही कर रहे हैं, ठीक है। और वो क्या होता है, जेंडर एनालिसिस इज अ टाइप ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एनालिसिस दैट अनकवर्स हाउ जेंडर रिलेशंस अफेक्टेड डेवलपमेंट प्रॉब्लम। सबसे पहले इसमें मॉडर्नाइजेशन थ्योरी देखें। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी जो है, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी बेसिकली लिबरल पर्सपेक्टिव से निकली है, लिबरल पर्सपेक्टिव से, ठीक है। और मॉडर्नाइजेशन थ्योरी जो कहती है कि ये डेवलपमेंट की थ्योरी है, सही है ना। डेवलपमेंट की क्या थ्योरी है कि अगर ये जो पुराने थर्ड वर्ल्ड है, अगर थर्ड वर्ल्ड ने इवॉल्व होना है तो उनको मॉडर्नाइज होना पड़ेगा। अगर वो अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते हैं तो उनको मॉडर्नाइज होना चलेगा, होना पड़ेगा, और वेस्टर्न मुल्कों को जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। इन ऑर्डर फॉर द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज टू ग्रो दे मस्ट एमुलेट मॉडल ऑफ द ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज। तो ये एक लिबरल पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा उनका एक अपर हैंड इस थ्योरी में जो है वो नजर आता है, ठीक है। ये बेसिकली जो है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी की जो डेवलपमेंट है, ठीक है, इससे डेवलपमेंट का क्या है, इसके अंदर एक अप्रोच थी जिसको कहते हैं, उसका नाम था वेलफेयर अप्रोच, ठीक है। वेलफेयर अप्रोच क्या था कि वो बस हम पैसे दें उसमें जो है वो डेवलपमेंट हो जाए, ठीक है। इसकी जो क्रिटिसिज्म बेसिकली की, इसका जेंडर एनालिसिस किया एस्टर बोसरप ने, ठीक है। ये इनका नाम ज़हन में रखिएगा। एस्टर बोसरप ने बेसिकली इसको क्रिटिसाइज किया मॉडर्नाइजेशन थ्योरी पे। उन्होंने कहा कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के तहत जो डेवलपमेंट के पैसे दिए जाते हैं और जो पूरे डेवलपमेंट का एक प्रोसेस किया जाता है उसमें औरतों को जो है वो हिस्सा नहीं दिया जाता। और उनका जो मेन पॉइंट ये है, शी आर्ग्यूड that gender inequalities are likely to decline as a country developed because of an increase in economic opportunities and firm cooperation, ठीक है। अब इसमें पॉइंट क्या था, देखिए इसमें एक मसला क्या था जो पिछली डेवलपमेंट वाली अप्रोच थी मॉडर्नाइजेशन थ्योरी की, कि कई चीजें जो बेसिकली पहले इस तरह से समझें कि फर्ज करें कोई ट्रैक्टर दी है, मतलब एक इस किस्म की कोई चीज दी है कि ट्रैक्टर्स देती हैं एक मुल्क में कि जी हम डेवलपमेंट प्रोग्राम है, हम जो है वो आपको ट्रैक्टर्स देते हैं। अब वो मसला क्या था कि उस तरह की अप्रोच में कई ऐसी चीजें हैं, उन्होंने औरतों को और मार्जिनलाइज किया। जो कई काम औरतें ऑलरेडी करती थी वो इन नई टेक्नोलॉजीज की वजह से ऐड करके आप ये कह सकते हैं कि वो औरतें और मार्जिनलाइज हो गई। वहां पे बेसिकली ये अप्रोच आई एक जेंडर एनालिसिस की, सही है कि जो भी आप डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं उसको जो है उसका जेंडर एनालिसिस करें। तो जब ये डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च हुए कई मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के तहत, सही है, जो भी उनकी अप्रोच डेवलप उसने वो जो जेंडर गैप था उसको इंक्रीज किया। अगर कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहा है जिसमें कुछ स्किल सिखाए जा रहे हैं वो भी मर्द ही सीख रहे हैं, वो औरतें नहीं सीख रहे हैं। अगर कोई नई टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस कराई जा रही हैं
तो वो औरतों को नहीं सिखाई जा रही, औरतें उनको ऑपरेट नहीं कर सकती या औरतों को जो है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कराया जा रहा, तो औरतें और मार्जिनलाइज होगी। तो ये डेवलपमेंट प्रोसेस का जो है एक पूरी की पूरी क्रिटिसिज्म थी मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के पर्सपेक्टिव से, ठीक है? उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है डिपेंडेंसी थ्योरी। अच्छा, डिपेंडेंसी थ्योरी जो है और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी वो मिलती-जुलती थ्योरी हैं। और डिपेंडेंसी थ्योरी क्या कहती है? पहले तो उस मेन थ्योरी को आईआर में समझ लें, फिर उसको जेंडर में किसी तरह फिट करने की कोशिश करेंगे। डिपेंडेंसी थ्योरी ये कहती है, कार्ल मार्क्स की थ्योरी, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड आपके मुल्क हैं, वो आपके जो गरीब मुल्क हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है? ये डिपेंडेंसी थ्योरी है। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी क्या कहती थी? कि आपको कॉपी करना है मॉडर्नाइज्ड मुल्कों को। डिपेंडेंसी थ्योरी कहती है कि ये बिल्कुल बकवास है, कॉपी वगैरह आपने नहीं करना। अमीर मुल्क इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि वो गरीब मुल्कों को एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है? ये बेसिकली डिपेंडेंसी थ्योरी मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के ही रिएक्शन में आई है, ठीक है? डिपेंडेंसी थ्योरी क्या कहती है कि कुछ कोर कंट्रीज़ होते हैं, जो कि इंडस्ट्रियलाइज़्ड मुल्क हैं, वो पेरिफेरी कंट्रीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं। मतलब वो इनसे रॉ मटेरियल्स ले लेते हैं, इनसे लेबर लेते हैं और जो कोर कंट्रीज़ हैं, वो इन पे फिनिश्ड गुड्स इनको दे देते हैं और इनको जो है जो प्रोडक्ट ज़ाया हो जाता है, फ़ारिग हो जाता है, वो देती है। ये डिपेंडेंसी थ्योरी है। तो डिपेंडेंसी थ्योरी क्या कहती है कि अगर इन मुल्कों ने डेवलप होना है, तो ये मॉडर्नाइज़ वाली होने वाली अप्रोच नहीं होगी, इनको जो है वो दूसरी एक अप्रोच लेनी पड़ेगी। इसके साथ ही डिपेंडेंसी थ्योरी से वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी निकलता है, ये एक ही तरह की थ्योरी से कोई फ़र्क नहीं है। डिपेंडेंसी थ्योरी के एक्सटेंशन कर दें तो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है। डिपेंडेंसी थ्योरी कहता है कि कोर पेरिफेरी एक्सिस्ट करता है, वर्ल्ड सिस्टम कहता है कि एक बीच में सेमी पेरिफेरी भी जो है वो एक्सिस्ट करता है। ठीक है, कोर, पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी 3 कैटेगरीज़ ऑफ मुल्क कंट्रीज़ हैं। ये थीरीज़ पहले थोड़ा-सा इनका बैकग्राउंड समझ लें, फिर उसका कोई जेंडर एनालिसिस करने की भी जो है वो आपको वो होगा। अच्छा, अब इसमें जेंडर पर्सपेक्टिव क्या है डिपेंडेंसी थ्योरी का? जेंडर पर्सपेक्टिव ये है कि ये जो मुल्क हैं, जो कि एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, उन मुल्क के जो औरतें हैं, वो और ज़्यादा जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो फेस करेंगी, सही है? A country's world system position is telling of the gender inequality in that country as well, कि जिस कंट्री का वर्ल्ड सिस्टम में एक पोजीशन वीक होगी, तो वो जो है बेसिकली उसके अंदर औरतों की भी और वीक होगी पोजीशन। एक ये इनका पर्सपेक्टिव है। कहते हैं मोस्ट को स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स हैव इग्नोर्ड वुमेन एज एजेंट्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है? और इसका मतलब वो ये जो मैं पहले आपको बात कर रहा था कि जो डिफरेंट जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आए थे पहले, जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के पर्सपेक्टिव से, उन सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में औरतों को नहीं देखा जाता था। हमने जेंडर एनालिसिस की बात की थी और जेंडर एनालिसिस में ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि जब कोई आप इंटरवेंशन करते हैं, इंटरवेंशन ये होती है कि जिस तरह किसी कम्युनिटी में कोई एजुकेशन के लिए स्कूल लगा दिया या आपने कोई फंड्स रिलीज़ किए किसी भी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। डेवलपमेंट यही होती है ना, स्कूल बना दें या कुछ स्किल सिखा दें। तो अगर आप उस इंटरवेंशन का जेंडर एनालिसिस नहीं करेंगे, तो आप सही तरह इंटरवेंशन उसको नहीं कर सकते। इनफैक्ट हो सकता है आप डेवलपमेंट करें और वो काउंटर प्रोडक्टिव हो, ठीक है? तो डिपेंडेंसी थ्योरी जो कोर के प्रोग्राम्स थे, ठीक है, इस किस्म के डेवलपमेंट के उनको क्रिटिसाइज़ करती है, सही है? इस पर्सपेक्टिव में। ये इस पे थोड़ा बाद में आते हैं, मैं इनके बाद में थोड़ी-सी इस पे बात करता हूँ, क्योंकि ये असल में पता है क्या चक्कर है? इनकी कुछ सही क्लैरिटी नहीं है मुझे भी। मैंने कंटेंट तो इस पे काफ़ी इकट्ठा किया हुआ है, लेकिन ये जो गैड है, देखिए कई तरह की जो है ना इसमें हमें वेरिएशंस मिलती हैं। वो ये वेरिएशन मिलती है कि डिपेंडेंसी थ्योरी के पर्सपेक्टिव से जेंडर एंड डेवलपमेंट वाली पूरी अप्रोच आई है, एक ये आपको मिलता है, ठीक है? और जो पिछला मॉडर्नाइज़ेशन के रिएक्शन में जो है वो विड की भी एक अप्रोच आई थी। लेकिन इसमें कुछ सच्ची बात है कि मुझे भी सही क्लैरिटी नहीं है और कंटेंट मेरे पास है, बट आई डोंट रियली हैव सम ऑथेंटिक सोर्स कि मैं इस पे एग्ज़ैक्टली बता सकूँ कि किस तरह से जो है वो वर्क करता है। इस पे हम आते हैं। देखें, इसमें जेंडर्ड अप्रोच जो डेवलपमेंट है, इसमें 3 आपके मॉडल्स हैं, ठीक है? 3 आपके मॉडल्स हैं और वो जो 3 मॉडल्स हैं, वो कौन-कौन से हैं? एक है जेंडर इन डेवलपमेंट, ठीक है? मैं एक सेकंड में आगे आपको बताता हूँ। 3 आपके मॉडल्स हैं।
theoretical, gender in development, जेंडर एंड डेवलपमेंट, वुमेन इन डेवलपमेंट एंड विमेन डेवलपमेंट। इनकी जो एक वो ली जाती है हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी, वो इस तरह ली जाती है कि सबसे पहले विमेन इन डेवलपमेंट अप्रोच आई, फिर विमेन इन डेवलपमेंट, फिर विमेन एंड डेवलपमेंट एंड फिर जेंडर एंड डेवलपमेंट। अच्छा, जितनी मुझे अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपको करा दूंगा, वो सही है या गलत है आई हैव नो आइडिया, क्योंकि मुझे अपनी दफा भी इसमें क्लैरिटी नहीं मिली थी। जिसका मुझे क्लियरली समझ आया था वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक चीज जो मैं आपको बताता हूँ कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी सबसे पहले थी, उससे अप्रोच जो डेवलपमेंट की थी वो वेलफेयर अप्रोच कहलाती थी, ठीक है? ये वेलफेयर अप्रोच कहलाती थी, और वेलफेयर अप्रोच जो थी उसमें बेसिकली आप किस किस्म की चीजों पे फोकस करें। दिस अप्रोच मेनली फोकस्ड ऑन द रिप्रोडक्टिव रोल ऑफ वुमेन एंड द सॉट टू मीट द प्रैक्टिकल जेंडर नीड्स थ्रू फूड एड, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, फैमिली प्लानिंग। इसमें क्या था कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं कि वेलफेयर वाली अप्रोच नहीं होती कि न्यूट्रिशन और बड़ी ही, जैसे आप किसी को गरीब को खाना दे देते हैं, बस पैसे दे देते हैं, लेकिन आप उसको एम्पावर नहीं करते। आप इस बात को समझ रहे हैं कि आप किसी को बस पैसे दिए जाएँ कि यार ये इस चीज़ पे हो जाए, उस चीज़ पे हो जाए, इनका खाना पूरा हो जाए, इनका ये हो जाए। ये थी वेलफेयर अप्रोच, ठीक है? ये विड से पहले थी, प्री विड। जो चीज़ कन्फर्म है मुझे वो मैं आपको बताता हूँ, बाकी उसके अंदर कुछ चीज़ें आपको क्लैरिटी आप वो कुछ कर सकते हैं। इसमें क्या किस चीज़ पे फ़ोकस क्या था वेलफेयर अप्रोच पे, औरतों के रिप्रोडक्टिव रोल पे, वो जो ऑलरेडी चीज़ें एक्सिस्ट कर रही थी उसी को जो है रीइन्फोर्स कर रहे हैं, ठीक है? औरतों को एड दी जा रही है, इट्स मोर लाइक एड। ये वेलफेयर अप्रोच थी मॉडर्नाइज़ेशन थ्योरी के टाइम पे, ये वेलफेयर अप्रोच थी कि उनको जो है हम एड दे देते हैं। इसके बाद आती है विमेन इन डेवलपमेंट अप्रोच, और ये विमेन इन डेवलपमेंट अप्रोच कम्स एज अ रिएक्शन टू मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, ठीक है? इट कम्स एज अ रिएक्शन टू द वेलफेयर अप्रोच, कि एक वेलफेयर एड वाली जो अप्रोच थी उसके जो है वो रिएक्शन में आती है, ठीक है? अब उसकी बात क्या थी कि the Wit's opposition to this welfare approach was in part motivated by the work of Danish economist Esther Boserev, इनका नाम आपने याद रखना है, इन्होंने विड अप्रोच को किया, ठीक है? और उन्होंने बेसिकली ये बात की कि औरतों को आपको बेसिकली डेवलपमेंट अगर आप चाहते हैं उनका रोल बढ़ाना पड़ेगा। तो थोड़ी अप्रोच फर्क क्या है, उसमें आप बिल्कुल ही एड दे रहे हैं, इसमें आप औरतों को जो है वो एम्पावर कर रहे हैं, ठीक है? और उसमें होगा क्या कि ये देखें, it was argued that the process of economic modernization marginalized women economically and socially and increased their dependence on men. Development projects largely benefited men, often at the expense of women, displacing women from their traditional productive functions. कि कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो कि जेंडर ब्लाइंड किस्म के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से वो दूसरे जो एडवांस मुल्क थे वो यहाँ पे डंप कर देते थे, और यहाँ पे वो बल्कि चीज को बेहतर करने के बजाय चीजों को और जो है वो खराब कर देता है, ठीक है ना? तो इसमें बेहतर अप्रोच क्या होगी, इसमें बेहतर क्या अप्रोच होगी कि औरतों को जो है बेसिकली इक्विटी अप्रोच है। इक्विटी अप्रोच क्या है कि इसमें औरतों को जो है आप एम्पावर करें। देखिए क्या इसकी अप्रोच है, वाइडनिंग एक्सेस टू फैक्टर्स सच एज टूल, टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन, कि इसके अंदर आप उनको इंटीग्रेट करें पूरे प्रोसेस में, वुमेन टू बी इंटीग्रेटेड इनटू डेवलपमेंट मोर इफेक्टिवली, ताकि वो ये ना हो कि इनको बस दूर से कोई थर्ड पर्सन कोई चीज इफेक्ट कर रही है, वो खुद उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है? ये बहुत जरूरी है। द इक्विटी अप्रोच एक्नॉलेज वुमेन्स प्रोडक्टिव एज वेल एज रिप्रोडक्टिव रोल्स, ताकि औरतों को डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट मार्केट प्लेस उसमें एक्सेस दिया जाए। इट आर्ग्यूड दैट द वुमेन हैड टू बी ब्रॉट इनटू द डेवलपमेंट प्रोसेस थ्रू एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट एंड मार्केट प्लेस। तो ये बेसिकली हमें इसमें नजर आती है कि इंस्टेड ऑफ वेलफेयर अप्रोच आप जो है बेसिकली उनको एम्पावर करें, ठीक है? अच्छा, अब विड अप्रोच किस तरह देखती है? द विड अप्रोच सॉ द प्रॉब्लम एज द एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन फ्रॉम डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड अप्रोचेस, और क्या है, लैकिंग अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट, ठीक है? तो ये चीज है। अब उसमें इनके इश्यूज क्या है कि औरतों को सॉल्यूशंस क्या, विड अप्रोच कहती है कि औरतों की पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करें, औरतों को डेवलपमेंट प्रोग्राम्स प्लानिंग के स्टेज पे लाएं, ताकि औरतों की जेंडर सेंसिटिव जो है पूरी वो प्लानिंग को, औरतों को ओवरऑल डेवलपमेंट में जो है आप एक पार्टिसिपेट जो है वो कराएं। ये विड अप्रोच है जो कि वेलफेयर अप्रोच के रिएक्शन में आती है। अच्छा, इसके बाद जो है वो डिपेंडेंसी थ्योरी क्रिएट होती है। ये मैं थोड़ा आपको टाइमलाइन वाइज लेके चल रहा हूँ। इसके बाद डिपेंडेंसी थ्योरी क्रिएट होती है जिसमें ये आर्ग्यू किया जाता है
कि ये जो मॉडर्नाइजेशन वाला मॉडल था वो कंप्लीटली फेल है और ये मार्क्सिज्म का पर्सपेक्टिव था। अच्छा, अब इसमें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जो विमेन एंड डेवलपमेंट अप्रोच है ये मार्क्सिज्म के पर्सपेक्टिव से आई है। अब ये मेरी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है कि इट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम डिपेंडेंसी थ्योरी। एटलीस्ट मैंने अपनी यही अंडरस्टैंडिंग जो है वो जो मुझे रिसर्च से मिली है वो मैंने की है, लेकिन मैं इस पे श्योर नहीं हूँ। लेकिन कहीं जगह पे ये लिखा होता है, कहीं पे कुछ और लिखा होता है कि ये वाली अप्रोच जो है विमेन डेवलपमेंट ये डिपेंडेंसी थ्योरी के पर्सपेक्टिव से आई है। सही है, एक ये बात चीज़ है, ठीक है? Adopting a Marxist feminist approach, the main argument of WAD was that women had always been part of the development process. Women development asserts that women have always been important economic factors. लेकिन देखिए इसकी कुछ सेंस नहीं बनती। ये मैंने खुद नहीं लिखी हुई, एज़ इट इज़ इनके रिसर्च पेपर्स वगैरह से उठाए हैं। और इसका मसला ये है कि इसमें फ़र्क क्या अप्रोच है, आई हैव नो आइडिया कि ये किस तरह से जो है वो एक विड वाली अप्रोच से डिफरेंट किस तरह है, ये मुझे जो है नहीं पता। ये चीज़ बस इसमें आती है कि इट सीक्स टू अंडरस्टैंड वुमेन्स इश्यूज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ न्यू मार्क्सिज्म एंड डिपेंडेंसी थ्योरी। लेकिन उसकी वो क्या है बेसिकली इम्प्लीकेशन क्या है जो दूसरों से फ़र्क हो, वो जो है आई फेल टू सी दैट टू बी ऑनेस्ट। ये वैड और विड में क्या फ़र्क है? इन्होंने ऐसा नया चीज़ है, मुझे नहीं सही से जो है समझ आती। ये मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, उसके बाद जेंडर एंड डेवलपमेंट, उस पे थोड़ी क्लैरिटी है क्योंकि ये हिस्टोरिकली भी बाद में आया है जेंडर एंड डेवलपमेंट। लेकिन इसमें जो अगर आपने समझना है जेंडर एंड डेवलपमेंट, इसको इसी तरह समझे जैसे 90s में वुमेन से चीज़ जेंडर पे चली गई है, तो ये अब जेंडर एंड डेवलपमेंट अप्रोच आ गया। आप समझ रहे हैं कि अब वो एक ओवरऑल एम्बिट बढ़ गया। तो इसकी क्लैरिटी है कि अब आपका एम्बिट बढ़ता जा रहा है और एक जेंडर एंड डेवलपमेंट ओवरऑल जेंडर्स को जो है वो किया जाएगा रादर देन कि सिर्फ विमेन को, ठीक है? इसमें बाकी जेंडर्स को भी जो है वो लेके चला जाएगा। जेंडर एंड डेवलपमेंट लुक्स एट द इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑन बोथ women and men. It seeks to ensure that both women and men participate in and benefit equally from development, so emphasizes equality of benefit and control. तो ये आप कह सकते हैं कि थोड़ी वाइड अप्रोच है और इसमें जो है ओवरऑल बेसिकली तमाम जो जेंडर्स हैं उनको भी लेके आया जा रहा है। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट हमारा पर्सपेक्टिव है, 1 मिनट रुकिएगा। ये वही चीज़ इन्फॉर्मेशन रिपीट हो रही है। ग्लोबलाइज़ेशन एंड जेंडर, ठीक है? ये भी टॉपिक कर लें, फिर हम इसको रैप अप करते हैं। ग्लोबलाइज़ेशन और जेंडर जो है, उसका आपने एनालिसिस कैसे करना है ग्लोबलाइज़ेशन और जेंडर का, कि ग्लोबलाइज़ेशन का जेंडर पे क्या इम्पैक्ट है, पॉज़िटिव है या नेगेटिव है? उसमें आप किस तरह कर सकते हैं ग्लोबलाइज़ेशन, लेबर मार्केट और जेंडर का एनालिसिस कर सकते हैं कि ओवरऑल ग्लोबलाइज़ेशन से लेबर मार्केट पे और जेंडर पे क्या फ़र्क पड़ा है, पॉज़िटिव पड़ा है या नेगेटिव पड़ा है? उसके बाद ग्लोबलाइज़ेशन, ट्रेड सर्विसेज़ और जेंडर का कर सकते हैं कि औरतें जो हैं वो फैक्ट्रीज़ में काम करती हैं, जैसे बांग्लादेश में सियालकोट में औरतें काम कर रही हैं, ठीक है? फीमेल फैक्ट्रीज़, ये फीमेल वर्कर्स इन फैक्ट्रीज़ हैं, वो उसका आप इस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं कि ग्लोबलाइज़ेशन का एक प्रोसेस है, उसमें औरतों को जॉब्स भी मिल रही हैं और उसके कुछ नेगेटिव भी जो है इम्पैक्ट है। फिर आप उसमें ग्लोबलाइज़ेशन, गवर्नेंस और जेंडर का भी एनालिसिस कर सकते हैं कि कैसे ग्लोबलाइज़ेशन से और गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स में जो है वो जेंडर का कोई एक रोल बढ़ा है। इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंसेज़ हैं, उसको भी आप लेके चल सकते हैं, ठीक है? डिफरेंट डायमेंशंस पे जो है वो इसका आप लेके एनालिसिस कर सकते हैं। इसको आप सर्टेन डायमेंशंस में कीजिएगा कि जैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइज़ेशन ऑन जेंडर के, ग्लोबलाइज़ेशन के पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं? सबसे पहले आप देखें यूएन कॉन्फ्रेंसेस ऑन वुमेन है, ये ग्लोबलाइज़ेशन का फिनोमेना है कि सी डॉट टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो साइन हुए और इंटरनेशनल लेवल पे जो है एक यूएन ग्लोबलाइज्ड इदारा है जो कि औरतों के लिए बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंसेस की, एक ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ये सारा कुछ आ रहा है। फिर हमें नज़र आता है ग्लोबलाइज़ेशन और फेमिनिज़्म। फेमिनिज़्म के आइडियाज़ एक जगह से उठ के पूरी दुनिया में चले गए हैं। औरतों की लीडरशिप नज़र आ रही है, तो ये ग्लोबलाइज़ेशन का एक पॉजिटिव है। मलाला देख लें, ग्रेटा थनबर्ग, एंजेला मर्केल, जेकिंडा आर्डेन, शमीन उबैद, ये सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। और ग्लोबलाइज़ेशन ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ भी हैं कि औरतों के पास अब पूरी दुनिया में अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। आप देखिए इंडिया में कॉल सेंटर्स हैं औरतों के लिए, बेसिकली एक पूरी दुनिया में मार्केट्स खुल गई हैं औरतों के लिए। ये पॉजिटिव इफेक्ट्स में आप कुछ ऐड कर सकते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन जेंडर क्या कर सकते हैं?
कि हम न्यू लिबरलिज्म के पर्सपेक्टिव से या न्यू कॉलोनियलिज्म के पर्सपेक्टिव से कि इनको जो है औरतों को नुकसान हुआ है कि जो डिफरेंट नए ट्रेड रिलेशंस बन गए हैं, इसमें बेसिकली औरतें सफ़र कर रही हैं और जो एक ग्लोबलाइज़ेशन का प्रोसेस है जिसमें आप फ्री ट्रेड, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स और ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, उसमें औरतों को और नुकसान होता है, ठीक है? फिर इसमें एक कॉन्सेप्ट है ट्रांसनेशनल मदरहुड का और ट्रांसनेशनल मदरहुड का क्या कॉन्सेप्ट है कि औरतें गरीब मुल्कों से अमीर मुल्कों की तरफ जाती हैं, ताकि वो बेहतर जो हैं, उनको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलें और वो काम करें। इसको ट्रांसनेशनल मदरहुड कहते हैं, ये भी नेगेटिव है। फिर डिपेंडेंसी थ्योरी और वर्ल्ड सिस्टम के पर्सपेक्टिव से आप बता सकते हैं, जो गरीब मुल्क हैं, उनकी औरतें भी और सफ़र करती हैं और जो अमीर मुल्क हैं, उनकी औरतें जो हैं, वो मेबी बेहतर कंडीशन में होती हैं। तो ये एक पर्सपेक्टिव जो है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है? फिर नियो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर जो है जिसमें कैपिटलिज्म, फ्री ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका क्या इम्पैक्ट है जेंडर पे? हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स का बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है। जितनी ये स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स में शर्तें होती हैं, उसका औरतों पे ही इम्पैक्ट होता है, ठीक है? और डिफरेंट किस्म की शर्तें उसमें बना दी जाती हैं, जॉब्स खत्म हो जाती हैं सरकारी और आपने बेसिकली स्टांस लेना है कि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम औरतों के लिए हालात खराब ही करते हैं। फिर और क्या कॉन्सेप्ट्स हैं? फेमिनाइज़ेशन ऑफ पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट है कि ज़्यादातर औरतें जो ग्लोबली वो ही पुअर हैं। 70% ऑफ द पुअर आर वुमेन, ठीक है? ये फेमिनाइज़ेशन ऑफ पॉवर्टी कहलाता है। फिर फेमिनाइज़ेशन ऑफ माइग्रेशन है। फेमिनाइज़ेशन ऑफ माइग्रेशन क्या है कि ज़्यादातर जो माइग्रेंट्स होते हैं वो औरतें होती हैं और ज़्यादातर जो है वो गरीब मुल्कों से वो माइग्रेट कर लेती हैं। और फेमिनाइज़ेशन ऑफ लेबर फोर्स है कि ग्लोबल लेबर फोर्स जो है, वो भी जो है वो फेमिनाइज़ होती है, ठीक है? और फाइनली आप एंटोनियो ग्राम्शी का भी एक नेगेटिव पॉइंट बना सकते हैं कि कल्चरल हेजेमनी ऑफ वेस्ट एंड जेंडर के जो वेस्टर्न आइडियाज़ हैं ऑन जेंडर, वो ही जो हैं अब आज नॉर्मलाइज़ हो गए हैं पूरी दुनिया में, ठीक है? तो ये बेसिकली ग्लोबलाइज़ेशन का आप इस तरह का एनालिसिस कर लेते हैं। जी, आपको समझ आ गया? विद क्रिटिसिज्म ये थोड़ा-सा ना विड वैड को आप भी देखिएगा, लेकिन मैंने इस पे काफ़ी टाइम बाद बात किया हुआ है, लेकिन मुझे नहीं सही था इनमें फ़र्क नहीं समझ आया। ये जेंडर वाला कुछ समझ आ जाता है, विड और वैड के कुछ ज़्यादा फ़र्क इतना क्लियर नहीं है कि उसके ऊपर आप कुछ जेन्युइनली बात कर सकें। जी, मैच देखना है आप लोगों ने? मेरी तो इसके बाद भी क्लास है, वो तो बहुत ही बुरा भला कहेंगे मुझे, जिनका सेमीफ़ाइनल के वक़्त मैंने रख लिया। आप लोगों की है ऑयल लॉ की क्लास मेरे साथ? एनफोर्समेंट कौन-सी है? अच्छा। अच्छा चलें यहाँ पे हमारा जो है वो कोर्स खत्म होता है और अच्छा स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म हाँ, स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म जो है और क्या पढ़ना है? ये सारा ही हमने कर लिया, और कितना पढ़ना है आपने? स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म का मुझे ना कुछ सही कंटेंट नहीं मिला कि वो एक तो वो डेवलपमेंट अप्रोच कैसे है, आई हैव नो आइडिया। मुझे उस पे कोई रेलेवेंट कंटेंट नहीं मिला जो कोई सेंस बनता हो। इसलिए उस पे मैं आपको कुछ अथॉरिटेटिवली बता नहीं सकता। पेपर सॉल्विंग टेक्निक अच्छा हाँ, पेपर सॉल्विंग टेक्निक ये है कि आपने बेसिकली इसमें थ्योरीज़ अप्लाई करनी है, जार्गन यूज़ करनी है, बेतहाशा जार्गन यूज़ करनी है जो जेंडर की अपनी है, ठीक है? और उनको हेडिंग्स की फॉर्म में लाना है, ये मेन चीज़ है, इसमें और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। स्टैटिस्टिक्स वगैरह यूज़ करें, ठीक है?